गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आज हम आपका साथ ये प्रोबेबल क्वेश्चंस कुछ बना रखे हैं हम कि साल के लिए जो सवाल महत्वपूर्ण है उसको बना रखें और उसमें से जितना आज सवाल हो पाएगा हम उसको चर्चा करेंगे। मैं एक एक सवाल पहले पढ़ लेता हूं और उसके बाद फिर उसका हिंदी में आपको बता दूंगा, क्योंकि हिंदी में लिखा गया नहीं है, टाइपिंग इंग्लिश में हुआ है, लेकिन मैं उसको हिंदी में आपको बता दूंगा। और बाकी जब भी हम बीच में ब्रेक लेंगे इसको आप ध्यान से देख लीजिएगा, लिख लीजिएगा और उसका हिंदी तो जैसे मैं बताता जाऊंगा आप नोट कर लीजिएगा। जब भी कहीं पर भी कुछ भी प्रॉब्लम है आप मुझे चैट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, आप पूछ सकते हैं, तो उसका ध्यान दिया जाएगा। पहला क्वेश्चन जो है वो है डिफाइन पॉलिटिक्स, क्रिटिकली एग्जामिन द पावर व्यू ऑफ पॉलिटिक्स। राजनीति को परिभाषित कीजिए, यानी राजनीति क्या है उसको बताना होगा। और दूसरी पार्ट जो सवाल का वो है राजनीति का जो शक्ति दृष्टिकोण है, शक्ति विचार, उसका आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। मैं और एक बार रिपीट करता हूं, राजनीति को परिभाषित कीजिए, पहला पार्ट क्वेश्चन का। राजनीति का शक्ति का दृष्टिकोण का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए, ये पहला सवाल है। सवाल की थोड़ा सा खुलासा करके इसमें क्या महत्वपूर्ण है, क्या चीजें लिखना चाहिए, क्या नहीं लिखना चाहिए, वो सारी चीजें हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले मैं एक बार पूरा क्वेश्चन पेपर को पढ़ लेता हूं और उसको हिंदी में अनुवाद कर देता हूं। सेकंड क्वेश्चन है डिस्कस द एलिमेंट्स ऑफ लिबरलिज्म, व्हाट अकॉर्डिंग टू यू आर इट्स मेजर चैलेंजेस। उदारवाद की जो मुख्य विशेषताएं उसका चर्चा कीजिए। उदारवाद का मुख्य विशेषताओं का चर्चा कीजिए। द्वितीय पार्ट जो सवाल का है, आपकी अनुसार इसका सामने जो मुख्य चुनौती क्या है। और एक बार मैं रिपीट करता हूं, उदारवाद की मुख्य विशेषता का विवेचन कीजिए या चर्चा कीजिए। आपके अनुसार इसका सामने क्या मुख्य चुनौती है, यानी उसके सामने जो मुख्य चुनौतियां हैं उसके बारे में आपको चर्चा करना पड़ेगा। तीसरा क्वेश्चन है डिस्क्राइब इन डिटेल द फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव इन पॉलिटिकल थियरी। राजनीति सिद्धांत में नारीवादी परिप्रेक्ष्य का विस्तृत रूप में विवेचन कीजिए। राजनीति सिद्धांत में नारीवादी परिप्रेक्ष्य का विस्तृत में विवेचन कीजिए। चौथा क्वेश्चन है डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रोसीजरल एंड डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी। लोकतंत्र का विमर्शात्मक, डेलिबरेटिव का हिंदी है विमर्शात्मक या तात्विक भी आप कह सकते हो। लोकतंत्र का तात्विक या विमर्शात्मक एवं प्रक्रियात्मक पहलू के बीच में प्रभेद बताइए, यानी किस तरीका से तात्विक लोकतंत्र प्रक्रियात्मक लोकतंत्र से अलग है, इस विषय को आपको यहां रखना पड़ेगा। फिफ्थ क्वेश्चन क्रिटिकली एग्जामिन द यूनिवर्सलिटी ऑफ राइट्स। अधिकार की सार्वभौमिकता के ऊपर आलोचनात्मक मूल्यांकन करें। इसका और पार्ट है आर ह्यूमन राइट्स यूनिवर्सल, क्या मानव अधिकार सार्वभौमिक है, एक्सप्लेन, व्याख्या कीजिए। इसको और एक बार रिपीट कर देता हूं,
क्रिटिकली एग्जामिन द यूनिवर्सलिटी ऑफ राइट्स, अधिकार की सार्वभौमिकता के ऊपर आलोचनात्मक मूल्यांकन करें। क्या मानव अधिकार सार्वभौमिक है? व्याख्या कीजिए। इसका छठा क्वेश्चन जो है वो है डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ द 3 जनरेशन ऑफ राइट्स। अधिकार का जो 3 पीढ़ियों की जो अवधारणा है उसका विषय में चर्चा करना। डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ द 3 जनरेशन ऑफ राइट्स। अधिकार की 3 पीढ़ी, पहला, दूसरा, तीसरा जो पीढ़ी है उसकी जो अवधारणा है उसका विषय में विवेचना करना। 7वां क्वेश्चन है क्रिटिकली एग्जामिन रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस। रॉल्स की द्वारा न्याय की सिद्धांत का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। मूल्यांकन भी कह सकते हैं, परीक्षण भी कर सकते हैं। क्रिटिकली एग्जामिन रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस। रॉल्स की द्वारा दिया गया न्याय के ऊपर सिद्धांत का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। 8th क्वेश्चन डिस्कस रॉल्स थ्योरी ऑफ ग्लोबल जस्टिस। रॉल्स का एक थ्योरी ऑफ जस्टिस जो 1971 में जो किताब उन्होंने लिखे थे, जो सिद्धांत दिए थे वो है। उसका अलावा रॉल्स का एक वैश्विक न्याय के ऊपर भी एक सिद्धांत है, उसका ऊपर भी क्वेश्चन इस बार बहुत इंपॉर्टेंट है। 1999 में लॉ ऑफ पीपुल्स करके एक किताब रॉल्स लिखे थे और वहां पर ये थ्योरी दिया गया था, इसको कहते हैं थ्योरी ऑफ ग्लोबल जस्टिस। तो रॉल्स की द्वारा दिया गया वैश्विक न्याय की सिद्धांत का विवेचन कीजिए या चर्चा कीजिए। 9th क्वेश्चन क्रिटिकली एग्जामिन एसा बर्लिन्स नेगेटिव व्यू ऑफ लिबर्टी। स्वतंत्रता का जो नकारात्मक दृष्टिकोण एसा बर्लिन के द्वारा दिया गया है उसका आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। एसा बर्लिन एक सिद्धांत शास्त्री है जिनको खास करके लिबर्टेरियन कहा जाता है, स्वच्छातंत्रवादी। और ये जितनी स्वच्छातंत्रवादी है वो स्वतंत्रता का खास करके जो नकारात्मक पक्ष है उसी का ऊपर बल देते हैं। तो इसलिए कहीं ना कहीं लिबर्टी, इक्वालिटी, जस्टिस, ये तीनों में एक तरह से एक विरोधाभास, एक कॉन्ट्रडिक्शन हो जाती है, एंटागोनिस्टिक हो जाती है। ये तीनों को साथ लेकर नहीं चलते हैं। ये खास करके उसके नकारात्मक दृष्टिकोण पर ज्यादा प्रभाव देते हैं, क्योंकि ये खास करके एक लिबरल सोसाइटी में विश्वास करते हैं। लिबरलाइजेशन, फ्री ट्रेड, इस सब चीजों के ऊपर विषय में विचार करते हैं। जिस समय में क्वेश्चन का हम चर्चा करेंगे मैं और विस्तृत रूप में इसके ऊपर बात करूंगा। लास्ट क्वेश्चन जो है, लिबर्टी एंड इक्वालिटी आर नॉट एंटागोनिस्टिक बट कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। स्वतंत्रता एवं समानता एक दूसरे के खिलाफ नहीं है, अंतर्विरोध नहीं है, बल्कि ये दोनों एक दूसरे की पूरक है। यानी जैसे कहते हैं कि स्वतंत्रता और समानता एक सिक्का का दो पहलू की तरह है, एक के बिना दूसरे के बारे में आप सोच ही नहीं सकते। इसीलिए दोनों में एक गहरा संबंध है, जो समन्वय है उसको हमें समझने की जरूरत है। लेकिन जैसे मैंने अभी थोड़ी सी पहले बात कर रहा था इसा बर्लिन का बारे में, जो कि नकारात्मक पक्ष में ज्यादा बल देते हैं, तो इसीलिए इनके लिए, इन लोग के लिए लिबर्टी, इक्वालिटी एंटागोनिस्टिक, एक दूसरे की विरोध, अंतर्विरोध। लेकिन वास्तविक रूप में ये कॉम्प्लीमेंट्री है और इनको लिबर्टी, इक्वालिटी को जोड़ने के लिए जो खास करके एक सिंथेटिक प्रिंसिपल है जिसको कहते हैं जस्टिस, न्याय। न्याय ऐसा एक अवधारणा है जो स्वतंत्रता एवं समानता को जोड़ने की प्रयत्न करता है। और कभी कभी तो इसके साथ आपकी भारतीय संविधान में जो भाईचारा की बात भी रखा गया है, लिबर्टी, इक्वालिटी, जस्टिस एंड फ्रेटर्निटी, वो और महत्वपूर्ण है। तो इसीलिए अब हम धीरे धीरे एक एक क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे, फोकस्ड वे में हम लोग बात करेंगे
और खास करके क्योंकि ये पहला क्लास है, इसमें मुझे लगा कि पहले क्वेश्चन आपकी सामने रखा जाए, ताकि एग्जाम ओरिएंटेड आप प्रिपरेशन करेंगे और कभी भी शॉर्ट नोटिस में भी अगर आपको एग्जाम देने के लिए कहा जाएगा, तब भी आपको कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए। और आप एसओएल के विद्यार्थी होने का नाते ये जरूरी है, आपकी जो प्रिपरेशन एक अलग एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन एक अलग तरीका से होना बहुत ज़रूरी है। आपके पास बहुत समय कम मिलता है, आपको क्लासेस का भी जो अपॉर्चुनिटी है वो भी कम है, रेगुलर क्लासेस की तुलना में रेगुलर कॉलेज में जो पढ़ रहे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा पर्याप्त सुविधाएं हैं। तो ये सब चीज़ों को देखते हुए हम लोग ये डिवाइज कर रहे हैं कि इस तरीका से अगर हम तकनीक अपनाएंगे, जैसे आज कल परसों 3 दिन में हम ये क्वेश्चन की चर्चा करेंगे, और मैं कुछ बात क्वेश्चन का ऊपर आने से पहले और कुछ बात भी करना पसंद करूंगा। जैसे आपकी सिलेबस को अगर आप ध्यान देंगे, सभी का पास सिलेबस होगा, सिलेबस को अगर ध्यान करेंगे, आपकी जो पेपर की टाइटल है वो है आपका पॉलिटिकल थ्योरी कॉन्सेप्ट्स एंड डिबेट्स। यानी कॉन्सेप्ट एक पार्ट है, डिबेट्स एक पार्ट है। ये अलग बात है कि ज्यादातर सवाल आपका कॉन्सेप्ट के ऊपर ही, अवधारणा के ऊपर ही आती है। तो इसीलिए आप देखते हैं कि जैसे कि लिबर्टी एक कॉन्सेप्ट है, इक्वालिटी कॉन्सेप्ट है, जस्टिस कॉन्सेप्ट है, राइट्स कॉन्सेप्ट है, इस सब कॉन्सेप्ट को अवधारणा के ऊपर सवाल आता है। लेकिन साथ ही साथ ये भी मत भूलिए कि यहाँ पर डिबेट भी है, चर्चा के ऊपर भी ध्यान देना जरूरी है। तो इसीलिए मैं आपको कल हो पाएगा तो कल भी कोशिश करूंगा आपको पीडीएफ फाइल में डिबेट के ऊपर, आपका खास करके हिंदी माध्यम से किताब निकला था, उस किताब में एक बीएस गौतम करके एक प्रोफेसर है, उनकी द्वारा एडिटेड किताब है, उसमें 5 आर्टिकल मेरा ही है, और वो मैं ज़्यादातर डिबेट के ऊपर ही लिखा हूँ। तो अभी जिस तरीका से एक अनयूजुअल टाइम है, डिफिकल्ट टाइम से हम लोग जिस तरीका से गुजर रहे हैं, लॉकडाउन की स्थिति है, तो इसीलिए आप लोग को लाइब्रेरी फैसिलिटीज हो सकता है नहीं मिल पा रहा होगा। तो इस सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैं कोशिश करूंगा कि कल परसों 2 दिन हमारे पास है, इस बीच में मैंने उनको पीडीएफ फाइल में कन्वर्ट करके मैं शेयर करके आपका जो ऑर्गेनाइज जो लोग कर रहे हैं उनके साथ मैंने वार्तालाप करके इसको शेयर करके मैं आपकी तक पहुंचा दूंगा, ताकि आपको कम से कम डिबेट की पार्ट में भी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। डिबेट इसीलिए जरूरी होता है कि कोई भी आर्गुमेंट देने का समय में आपको इसके ऊपर ध्यान देने की बहुत जरूरत है। अब देखिए, जो पहला क्वेश्चन हम अब उठाएंगे, डिफाइन पॉलिटिक्स। राजनीति को परिभाषित करना है, राजनीति क्या है। और दूसरा पार्ट है क्रिटिकली एग्जामिन द पावर व्यू ऑफ पॉलिटिक्स, यानी राजनीति का शक्ति विचार का आलोचनात्मक परीक्षण या मूल्यांकन करें। इसमें जो पहला पार्ट है, राजनीति क्या है, इसके बारे में आप देखते हैं कि पारंपरिक रूप में इसको अलग अलग स्टेजेस में अलग अलग तरीका से परिभाषित किया गया। किसी ने कहा कि ये स्टेट का साइंस है, गवर्नमेंट का साइंस है, साइंस ऑफ स्टेट, साइंस ऑफ गवर्नमेंट, यानी सरकार को राज्य के साथ जोड़ के राजनीति को देखा गया। लेकिन ये बात संपूर्ण रूप में इसीलिए सच नहीं हो सकता है, और इसीलिए इसको गलत माना गया। आधुनिक दृष्टिकोण में राजनीति को आप सिर्फ राज्य एवं सरकार या सरकार की कोई भी एक संस्था तक आप उसको जोड़ नहीं सकते। ये अलग बात है कि राज्य का एक महत्वपूर्ण भूमिका है, सरकार भी मुख्य है राजनीति में, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये सब कुछ नहीं है। और इसी तरह से हम ये भी दिखाएंगे कि शक्ति भी राजनीति में एक बहुत महत्वपूर्ण भाग है, उसको छोड़कर हम राजनीति का अध्ययन नहीं कर सकते। लेकिन राजनीति शक्ति तक सीमित नहीं है, शक्ति से बहुत आगे है। तो इसलिए पहले बात को मैं खंडन करता हूं, जो मैं जैसे आपको बोल रहा था कि किस प्रकार राज्य एवं सरकार के साथ अगर राजनीति को जोड़ा जाता है, जबकि ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है राजनीति में, लेकिन ये सब कुछ नहीं है। ये बात प्रमाण करने के लिए मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं। अगर राज्य कहने से
हम आधुनिक समय में अगर राज्य की बात करते हैं तो जब तक पॉपुलेशन, गवर्नमेंट, सॉवरेंटी, भूभाग, ये जो 4 चीजें जुड़ नहीं जाती है तब राज्य नहीं बनती है। और इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो भारत को 1947 से पहले राज्य आप कह ही नहीं सकते, क्योंकि भारत के पास प्रभुसत्ता नहीं था। तो फिर क्या हम ये कहेंगे कि भारत स्वतंत्र होने से पहले कोई यहाँ कोई राजनीति नहीं था? ये कह नहीं सकते, क्योंकि हमें तो पता है महाभारत की समय से राजनीति है, राजनीति बहुत पुराना है। तो इसीलिए राज्य एवं सरकार के साथ राजनीति को जोड़ के देखना एक बहुत बड़ा गलती होगी। और इसीलिए आप देखते हैं कि राजनीति को किस तरीका से आधुनिक दृष्टिकोण में एक प्रक्रिया मानते हैं। ये एक प्रक्रिया है, ये ऐसा के प्रक्रिया है जहां पर 2 या 2 से बड़े बड़े गुटों के बीच में कुछ सार्वजनिक मुद्दा को लेकर कोई समस्या उत्पन्न होती है, कोई संघर्ष होती है, और उसके बाद फिर आप देखते हैं एक तीसरी पार्टी यानी राज्य सरकार कोई भी हो सकता है, या ऐसे कोई भी संस्था हो सकता है। जब राज्य नहीं था और भी कोई संस्था हो सकता है, एक ट्राइबल लीडर भी हो सकता है, जिसके माध्यम से ये समस्या का समाधान करने की कोशिश की जाती है। और ये जो पूरी बातों को, पूरी प्रक्रिया को कहा जाता है राजनीति। तो ऑब्वियसली ये राजनीति जो प्रक्रिया है, तो उसमें आप देखेंगे कि क्या क्या एलिमेंट्स है, क्या क्या फीचर्स है, कौन सा चीजें होना जरूरी है। क्योंकि जब राजनीति को आप परिभाषित करेंगे, खाली एक पारा लिख के आप इस चीजों को जवाब नहीं दे सकते, इसमें आप कुछ पॉइंट बनाएंगे। तो इसीलिए मैंने जैसे पहले बोला कि अगर कुछ संघर्ष नहीं है तो राजनीति नहीं होगी। तो इसका मतलब है कुछ चीजों को लेकर अगर संघर्ष उत्पन्न होती है, वो संघर्ष उत्पन्न होने का बाद ही राजनीति की शुरुआत होती है। आप सभी जानते हैं समाज में कई तरह के लोग हैं, कई तरह के ग्रुप्स है, और उनके बीच में कई चीजों को लेकर, आवश्यकता को लेकर, जैसे अपनी नीड्स को लेकर, जरूरत को लेकर कई तरह की तनाव की स्थिति उत्पन्न होती है। जैसे अगर दिल्ली का बात रखा जाए तो दिल्ली में ट्रांसपोर्ट सर्विसेज सभी को चाहिए, हेल्थ सर्विसेज सभी को चाहिए, स्कूल कॉलेजेस सभी को चाहिए, हर जगह में चाहिए। तो ये सब चीजों को लेकर संघर्ष उत्पन्न होता है, और जब संघर्ष उत्पन्न होता है तो फिर राजनीति की शुरुआत हो जाती है। पहला जो चीजें है वो है संघर्ष हो रहा है, और वो भी व्यक्तिगत संघर्ष नहीं, 2 व्यक्ति का भी संघर्ष, उसको राजनीति नहीं कहा जाए। बल्कि आप संघर्ष की बात करेंगे तो इसीलिए कहा गया 2 या 2 से ज्यादा बड़े जो ग्रुप को लेकर जब संघर्ष उत्पन्न होते तभी जाकर राजनीति उत्पन्न होती है। प्लीज रिमेम्बर, इसका बाद हम ये कह रहे हैं ये संघर्ष किस चीज को लेकर है? सार्वजनिक मुद्दा को लेकर है। कोई व्यक्तिगत मुद्दा को लेकर उसको संघर्ष नहीं किया जाए। उसको राजनीति में हम संघर्ष के नाम दे सकते हैं, वो संघर्ष व्यक्तिगत स्तर पर है। वाइफ हस्बैंड के बीच में, परिवार में, बाप बेटे के बीच में, बाप बेटी के बीच में कई चीजों को लेकर कई मतांतर हो सकती है, लेकिन जब तक वो घर की सीमा के अंदर है, 4 दीवार के अंदर है, तो उसको हम राजनीति का हिस्सा नहीं मानेंगे। हाँ, ये अलग बात है कि वही चीजें अगर घर के बाहर चला गया, अगर ये सोच लीजिए कि अगर पिता माता के बीच में किसी चीज को झगड़ा हो गया और उसमें मारपीट तक बात चला गया, और वो बात अगर वाइफ जाके के पिटीशन दे दिए कोर्ट में कि ये पुरुष होने का नाते मेरा शोषण करता है, मेरा ऊपर अत्याचार करता है, तो ये पब्लिक डोमेन में आ गया, वो फिर हो जाएगा सार्वजनिक मुद्दा। क्योंकि समाज में 2 बड़े बड़े हिस्सा के बीच में, पुरुष वर्सेस महिलाएं के बीच में एक संघर्ष की बात आएगी, और उसमें सरकार को कुछ कदम उठाना पड़ेगा, क्योंकि ये पब्लिक डोमेन है। तो इसलिए मुद्दा सार्वजनिक होना भी बहुत जरूरी है। तीसरी चीजें बहुत जो इंपॉर्टेंट है वो है, जो समाज में जो ही चीजें है जिसको लेकर संघर्ष उत्पन्न होती है, वो वैल्यूएबल कमोडिटीज है, सर्विसेज है। यानी वो फ्री में नहीं मिलती है। फ्री में अगर कोई चीजें मिलता है उसका ऊपर कोई झंझट होगा ही नहीं, कोई तकलीफ होगा ही नहीं। तो इसीलिए जो चीजें मूल्यवान और जिनकी सप्लाई कम है
लेकिन उस हिसाब से उनकी जरूरत ज्यादा है, उसकी मांग ज्यादा है, तभी जाके कॉन्फ्लिक्ट, तभी जाके समस्या उत्पन्न होती है, झगड़ा होता है। तो इसीलिए वैल्यूएबल होना बहुत जरूरी है। और ये भी जरूरी है कि लोग जो है उनकी स्वाभाविक रीति में उनका आवश्यकता है। अगर कोई संत है, उनको किसी तरह के वो आवश्यकता से ऊपर उठ जाता है, फिर तो वहाँ ये चीजें काम नहीं करेगा। तो इसीलिए नॉर्मल परिस्थिति में जब जैसे समाज में हम रहते हैं, हमारी आवश्यकताएं हैं, और आवश्यकता की जो चीजें हैं वो अगर शॉर्ट सप्लाई है, उसका फ्री में वो नहीं मिलता है, उसको ले लेकर संघर्ष उत्पन्न होगा ही होगा। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं यहाँ, वो है अथॉरिटी। यानी यहाँ फिर आप देखेंगे किस तरीका से आप दूसरी पार्ट का क्वेश्चन भी ये धीरे धीरे आ रहा है। पावर और अथॉरिटी में एक डिफरेंस है। पावर का मतलब जैसे ए का बी का ऊपर कोई शक्ति है, यानी बी को ए अपनी तरीका से प्रभावित कर सकता है और उसको अपनी हित की पूर्ति के लिए उसका व्यवहार कर सकता है। तो इसलिए हम कहते हैं ए हैज पावर ओवर बी। इसका मतलब ए का बी का ऊपर शक्ति है, इसका मतलब यह है कि वो उसको प्रभावित कर सकता है, उसका ऊपर उसका बहुत ज्यादा प्रभाव है और अपनी स्वार्थ की पूर्ति के लिए उसको काम में लगा सकता है। इसको हम पावर सेंस में कहते हैं। पावर में कहीं ना कहीं एक बल, वो किसी तरह की, वो एक फिजिकल सेंस में भी लिया जा सकता है, एक लीगल सेंस में लिया सकता है, लेकिन बल प्रयोग की बात भी यहाँ पर कहीं ना कहीं आती है। लेकिन सिर्फ बल प्रयोग को लेकर राजनीति नहीं बनती है। राजनीति का और एक पार्ट है, इसीलिए उसको कहा जाता है अथॉरिटी। तो इसीलिए डेविड ईस्टन ने कहा पॉलिटिक्स को ऑथोरिटेटिव एलोकेशन ऑफ वैल्यूज फॉर सोसाइटी। समाज में मूल्य का आधिकारिक आवंटन ही राजनीति है। ये डेविड ईस्टन, DAVIDEASTON, डेविड ईस्टन, जो एक बहुलवादी थिंकर है, जिन्होंने पॉलिटिकल सिस्टम करके एक किताब भी लिखा था। और इस किताब में इन्होंने इनपुट आउटपुट एनालिसिस, आगत निर्गत विश्लेषण का बारे में भी चर्चा किया था। पॉलिटिकल सिस्टम की जो मॉडल है उनका बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस व्यक्ति ने ये भी दिखा दिया कि इस किताब में आप देखेंगे स्टेट का एक बार भी इस्तेमाल नहीं हुआ, स्टेट शब्द का इस्तेमाल इन्होंने नहीं किया। और ये बात इस बात का इंडिकेशन करता है, दिखाता है कि राज्य को राजनीति के साथ जोड़ के आप हमेशा अध्ययन नहीं कर सकते। राजनीति राज्य से भी परे है। राज्य जब नहीं था तब भी राजनीति था। इसीलिए उनका इनपुट आउटपुट एनालिसिस में वो कभी राज्य के इस्तेमाल भी नहीं करते। हाँ, अब आते बात की पावर अथॉरिटी में क्या फर्क है। अथॉरिटी का मतलब है जब किसी का ऊपर पावर एक्सरसाइज किया जाता है, अगर वो अपनी इच्छा से उसको मान लेता है, सहमति दे देता है, तो इसको कहा जाता है अथॉरिटी। तो इसीलिए पावर को जब लेजिटिमेसी के साथ जोड़ेंगे, वैधता, शक्ति और वैधता, ये दोनों चीज को अगर साथ हम जोड़ देंगे तभी जाके बनती है अथॉरिटी। पावर प्लस लेजिटिमेसी इज कॉल्ड अथॉरिटी। ठीक है, इसका इक्वेशन अगर इक्वेशन के रूप में आप समझना प्रयत्न करेंगे, एक तरफ रहेगा अगर पावर प्लस लेजिटिमेसी, पावर शक्ति एवं वैधता, और फिर दूसरा पक्ष रहेगा उसका अथॉरिटी, उसका मीनिंग आएगा अथॉरिटी। तो इसीलिए जब हम सत्ता की बात करते हैं, अथॉरिटी का हिंदी अर्थ है सत्ता। जब सत्ता की बात हम करते हैं तो सत्ता का मतलब है आधिकारिक। इसका मतलब यह है कि जिसका ऊपर पावर एक्सरसाइज किया जाता है वो लोग को भी ये बात मंजूर है, वो इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, वो मान रहे हैं कि उनका हित में ये है, इसीलिए वो उसके खिलाफ नहीं जाएंगे, उसका प्रतिरोध नहीं करेंगे, उसको मानेंगे। यानी जिसको कहते हैं ओबीडियंस, निष्ठा प्रकट करेंगे कानून के प्रति। जो कानून राष्ट्र के द्वारा बनाया गया, सरकार के द्वारा बनाया गया, भले ही सरकार की जो प्रतिनिधि हो आप चुन के भेजे हैं, लेकिन
वो जब कानून बनाते हैं, वो कानून को बल के सहारे में इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं, बल्कि वो ये कहते हैं कि नहीं, ये आपकी भलाई के लिए, और आपको भी ये विश्वास होता है कि ये हमारी भलाई के लिए है, ये लोक कल्याण के लिए है। जब इस तरीका से हृदयबोध आपको हो जाता है, आप विलिंगली, अपनी इच्छा से आप उसको मान लेते हैं, और फिर सरकार अपनी ये रहने कानून दे, को चलाना उसके मतलब वो लिए बाहर का जो फ्रिज में रखी वो धो ले, जो तो फ्रिज में इसीलिए रखी है तेरे आपको ये कहना पड़ेगा कि जो खास करके जो पॉलिटिक्स का ये जो थर्ड जो पॉइंट जो मैंने बताया कि अथॉरिटी, कि अथॉरिटी होना, कोई भी चीजें अगर समस्या हो रहा है, संघर्ष का समाधान के लिए अगर थर्ड पार्टी आती है, सरकार आती है सामने, तो वो जो निर्णय लेगा वो आधिकारिक होना चाहिए, यानी उसके पीछे सिर्फ बल नहीं, बल्कि एक समझ होनी चाहिए कि वो लोग के कल्याण में है, और लोग उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, अपनी स्वीकृति दे रहे हैं, अपनी स्वेच्छा से उसको मान रहे हैं। ये चीजें होना बहुत जरूरी है। तो इसलिए राजनीति में ये आधिकारिक वाली बात जो बहुत मायने रखता है। फिर और एक जो बात है शेड्यूल, वो है इंटरेस्ट ग्रुप्स, हित समूह, प्रेशर ग्रुप्स। राजनीति में इसका भी बहुत बड़ा हिस्सा है, क्योंकि जब अलग अलग लोग का अलग अलग ग्रुप को जो बिलोंग करते हैं, जो गुट है समाज में, उनका अलग अलग चीजों को लेकर अलग अलग स्वार्थ है, तो अपनी बात को सरकार तक व्यवस्थित रूप में वो पहुंचाते हैं। इसीलिए उन लोग का कई बार इंटरेस्ट ग्रुप फॉर्म होती है। आप देखे होंगे तरह तरह के ऑर्गेनाइजेशन, संगठन समाज में पाई जाती है। उसके माध्यम से जैसे आपका स्टूडेंट्स यूनियन है दिल्ली विश्वविद्यालय में, आपका एसोल में भी कई तरह की संस्थाएं आप बना सकते हैं। तो इस तरीका से जो चीजें हैं उसके माध्यम से आप अपनी जो ग्रीवांसेस है, अपनी जो अधिकार है, अपनी जो मांग है, उसको आप पेश करते हैं अथॉरिटी के सामने। ठीक है, आप पेश करते हैं, तो इसी को कहते हैं इसीलिए इंटरेस्ट ग्रुप, प्रेशर ग्रुप। प्रेशर ग्रुप क्या है? प्रेशर ग्रुप इंटरेस्ट ग्रुप से थोड़ा सा अलग है। वो दबाव बनाता है कि अपनी ग्रीवांसेस को पुट फोर्थ करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए वो क्या करता है कि सरकार के ऊपर तरह तरह की दबाव डालते हैं। अलग अलग तरह की लॉबिंग किया जाता है, अलग अलग तरीका की दबाव डाला जाता है। कई बार आप सभी जानते हैं पब्लिक मीटिंग्स होती है या डिमॉन्स्ट्रेशन होता है। कई बार कुछ लोग अनशन में भी बैठ जाते हैं। तरह तरह की चीजें हैं जिसके माध्यम से दबाव डाला जाता है। ठीक है, तो इसलिए इंटरेस्ट ग्रुप, प्रेशर ग्रुप्स भी पॉलिटिक्स में एक बहुत बड़ा हिस्सा है। और जो लास्ट पॉइंट जो मैं बताना चाहूंगा वो है रेजोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, यानी समस्या का समाधान। समस्या समस्या को समाधान करने के लिए भी राजनीति में प्रयत्न होना बहुत जरूरी है। और लेकिन इस बात में मार्क्सवादी दृष्टिकोण, उदारवादी दृष्टिकोण दोनों अलग अलग मत रखते हैं। तो लिए इसके ऊपर जब आप बात करेंगे, आप ये जो लास्ट पॉइंट का बात करने का समय में आपको थोड़ा सा मार्क्सवादी दृष्टिकोण, उदारवादी दृष्टिकोण में थोड़ा सा अंतर दिखाना पड़ेगा, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट को रिजल्व होने को लेकर, कॉन्फ्लिक्ट को यानी संघर्ष को समाप्त करने का दिशा में ये दोनों जो दृष्टिकोण है ये संपूर्ण रूप से एक दूसरे से अलग है। उदारवादी का कहना है संघर्ष रहेगा, समस्याएं रहेगा, समस्या और संघर्ष अपना आप की कोई गलत बात नहीं है, वो स्वाभाविक है, रहेगा, लेकिन उसका समाधान भी होगा। और समाधान होने का मतलब ये नहीं है कि हमेशा के लिए समाधान हो जाएगा, फिर नई समस्या उत्पन्न होगी, नई तरह की तनाव होगा, नई तरह की संघर्ष होगा, फिर उसको फिर समाधान किया जाएगा। ऐसे उदारवादियों के अनुसार राजनीति एक निरंतर प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया का कभी अंत नहीं है, ये चलती रहती है। लेकिन मार्क्सवादी कहते हैं नहीं, संघर्ष अच्छी चीजें नहीं है, संघर्ष खराब है। संघर्ष का अंत समाधान नहीं बल्कि क्रांति। तो इसलिए कहते हैं कि संघर्ष है,
संघर्ष, राजनीति का शुरुआत संघर्ष है, ये बात में वो मानते हैं। उदारवादियों के साथ उनका इसी बात को लेकर सहमति है, लेकिन क्या बात है। हाँ ठीक है, ठीक है, अब होंगे। यस, तो कुछ बैकग्राउंड नॉइज बहुत आ रहा था, तो इसलिए मैं रुक गया, क्योंकि मुझे लगा कि आप लोग को सुनाई देगा। हाँ, स्टूडेंट सभी आपकी माइक को म्यूट कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी बैकग्राउंड आवाज इतना आता है, तो कई बार फिर मैं अपना आप को सुन नहीं पाता हूँ, इसलिए मेरे लिए मुश्किल हो जाती है। तो आवाज को आप बंद करो, आप जब तक म्यूट नहीं करोगे तो डिस्टर्बेंस, बैकग्राउंड का जो डिस्टर्बेंस मुझे बिल्कुल सुनाई देगा, और आप तो डिस्टर्ब होंगे ही, तो इसीलिए फिर हम सही तरह से बात को डिस्कस नहीं कर पाएंगे। हाँ, तो मार्क्सवादियों के दृष्टिकोण की बात मैं कर रहा था। मार्क्सवादियों के अनुसार संघर्ष का परिणाम क्रांति है, और वो ऑब्वियसली वो कहते हैं इतिहास में हर समय में जो भी क्लास सोसाइटी है, वर्ग पर आधारित जो भी समाज है, सभी में दो ही मुख्य रूप से दो ही वर्ग के बीच में एक संघर्ष होता है। एक जो उत्पादन के साधन के ऊपर कब्जा कर बैठता है, और एक जो उसका साधन का मालिक नहीं है, वो जो साधनहीन है। ये दोनों के बीच में हमें संघर्ष होती है, और हर संघर्ष का परिणाम क्रांति होती है। तो इसीलिए एक सोसाइटी, जैसे आप देखते हैं फ्यूडल सोसाइटी या स्लेव सोसाइटी, फ्यूडल सोसाइटी हो जाता है क्रांति का बाद, फिर दोबारा वहां पर जो संघर्ष होती है फ्यूडल सोसाइटी में, जैसे जमींदार वर्ग और जो भूमिहीन लोग हैं उनके बीच में जो संघर्ष होती है, उसके बाद फिर आप देखते हैं एक नई समाज की और नई क्रांति आती है। फिर एक नई समाज, वो है कैपिटलिस्ट, पूंजीवादी समाज। पूंजीवादी समाज में फिर वर्कर्स और कैपिटलिस्ट के बीच में संघर्ष, और उसके परिणाम मार्क्सवादी कहते हैं एक सोशलिस्ट रेवोल्यूशन, समाजवादी क्रांति होगा। और समाजवादी क्रांति का बाद फिर उनका ये कहना है कि डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलेटेरिएट, यानी जो सरबराह वर्ग की खास करके डिक्टेटरशिप, तानाशाही चलेगा, और वो तानाशाही का बाद राज्य ही अंत हो जाएगा। एक राज्य विहीन, एक वर्ग विहीन, एक राजनीति विहीन समाज का प्रतिष्ठा होगा। एक राज्य विहीन, वर्ग विहीन और राजनीति विहीन, राजनीति भी नहीं होगी, राज्य नहीं होगा, राजनीति भी नहीं होगा। ऐसे है कि स्थिति जिसको वो मानते हैं कि एक आदर्श स्थिति है, और इस आदर्श स्थिति में सभी व्यक्ति अपनी शक्ति का अनुसार कार्य करेंगे, और उनको अपनी आवश्यकता के अनुसार मिलेगा। तो यहाँ पर वो लिबरल थ्योरी नहीं है कि आप शक्ति के अनुसार तो काम करते हैं, लेकिन आपको मिलता है आपकी काम के हिसाब से, आपकी जरूरत के हिसाब से नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ आपकी जरूरत के हिसाब से मिले। और यहाँ ये एक शोषण विहीन समाज है, वर्ग विहीन समाज। तो इस तरीका से जो मार्क्सवादी ऑब्वियसली एक ऐसा काल्पनिक समाज में हमें ले जाते हैं जहां पर राजनीति नहीं होगी, राज्य नहीं होगा, जो कि थोड़ा अस्वाभाविक लगता है। तो इसी बात को आप समाप्त करने का बाद फिर आप जो पावर व्यू का ऊपर थोड़ा सा आप लिख के कि पावर एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट राजनीति में है, लेकिन वो सब कुछ नहीं है। पावर के अलावा भी और बहुत सारी चीजें राजनीति में, जैसे सत्ता की अधिकारी बारी में, सत्ता की बारी में हमने बात किया, अथॉरिटी, आधिकारिक, जो आधिकारिक मामला है जिसमें आप देखते हैं बल, सिर्फ बल के अनुसार काम नहीं होती है। जैसे आप सभी जानते हैं, जब हम बातचीत करते हैं कि कश्मीर का कोई पॉलिटिकल सॉल्यूशन होना चाहिए, या जहां भी इस तरीका से उपद्रव हो रहा है, कोई आतंकवादी कार्रवाई हो रही है, वहां पर हम हमेशा मानते हैं कि उसका एक राजनीतिक समाधान, मिलिट्री सॉल्यूशन नहीं, राजनीतिक समाधान का मतलब ही यही है कि बैठ के बातचीत के माध्यम से शांतिपूर्ण तरीका से उसकी समाधान होना, उसी को राजनीति कहते हैं। तो इसीलिए राजनीति कोई गलत बात नहीं है। राजनीति में ये एक अलग बात है कि आम आदमी कई बार राजनीति का नाम से घबरा जाता है। राजनीति कहने से ही उनको लगता है कि यहाँ हिंसा होती है, यहाँ स्लोगन शाउटिंग ये होती है, मारपीट होती है। वो राजनीति नहीं है।
वो हम राजनीति विज्ञान की विद्यार्थी होने का नाते हम राजनीति का सही अर्थ को समझना बहुत जरूरी होगा। इसीलिए राजनीति का सही अर्थ ये है कि बातचीत के माध्यम से जब आपस में बैठ के आप बातचीत करके समस्या का समाधान करते हैं तो वो राजनीतिक समाधान माना जाता है। तो इसीलिए हर चीजों में बल प्रयोग का होना कोई जरूरी नहीं है। हाँ, अल्टीमेट जैसे कि कानून और व्यवस्था बरकरार रखने के लिए कई बार सरकार को बल प्रयोग करना पड़ता है। कानून का अगर कोई उल्लंघन करता है उसको दंडित करना पड़ता है। तो फोर्स तो है ही, पावर है, वो लेजिटिमेट पावर इस्तेमाल सरकार करता है, लेकिन वहीं तक राजनीति सीमित नहीं हो सकती। इसीलिए अलान बॉल का एक बात रख के मैं ये क्वेश्चन को यहीं समाप्त करूंगा, फिर हम दूसरे क्वेश्चन में चलेंगे। अलान बॉल एक अमेरिकन पॉलिटिकल साइंटिस्ट एक बात रखते हैं राजनीति का बारे में। वो कहते हैं, एक उदाहरण देते हैं कि दो बच्चों के बीच में अगर नर्सरी में झगड़ा हो जाती है एक खिलौना को लेकर और दोनों में मारपीट हो गया और एक का माँ या बाप अगर सामने आके उनको लड़ाई को अगर संभाल लेता है, सॉल्व कर देता है, तो वो एक राजनीतिक परिस्थिति है। लेकिन ये गलत है, क्योंकि अभी अभी जो बातों के बारे में हम चर्चा किए इसको अगर आप देखेंगे कि राजनीति में हिंसा का कोई सवाल नहीं उठता है। जहां हिंसा होती है वहां राजनीति समाप्त हो जाती है। राजनीति का मतलब शांतिपूर्ण रूप में बातचीत के माध्यम से आपस में लेन देन तरीका से आप अपनी बात को रखते, दूसरे पक्ष अपनी बात को रखता है, फिर एक सॉल्यूशन पे आप लोग पहुंचते हैं, उसको कहते हैं राजनीति। यहां पर आप देखते हैं कि दोनों के बीच में मारपीट हो गया, वो हिंसा हो गया, तो वो कहाँ होगा? फिर खिलौना एक एक प्राइवेट चीजों के लिए व्यक्तिगत लड़ाई है, एक छोटी सी चीजों के लिए। हम ऑब्वियसली हम राजनीति में ये बात चर्चा किए थे कि सार्वजनिक मुद्दा के ऊपर लड़ाई, वो राजनीतिक समस्या उत्पन्न होती है, पॉलिटिकल सिचुएशन उसको हम कहेंगे। और ये तो कोई सार्वजनिक मुद्दा को लेकर है ही नहीं, दो खिलौनों के बीच में और दो छोटे छोटे बच्चों के बीच में, ये दो व्यक्तियों के बीच में होगा तभी नहीं होगा। तो इसीलिए अगर ये सवाल आता है तो इस प्रकार अगर आप आंसर करेंगे तो आपको अच्छा मार्क्स मिलेगा। आप अपनी भाषा का इस्तेमाल कीजिएगा, कोई बहुत लंबा चौड़ा कोई बम्बास्टिक वर्ड या 4-5 किताब मिला के इधर से ले लिया इधर से ले लिया ऐसे करके आपको लगेगा लैंग्वेज ऐसे हो जाएगा, बढ़िया हो जाएगा, तो ऐसे नहीं होती है। क्वेश्चन जो पूछा गया उसको जो चाहिए वो चीजों को लिखने की जरूरत है। उस चीजों को अगर हम नहीं लिखेंगे तो फिर आपको अच्छा से नंबर नहीं मिलेगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2, डिस्कस द एलिमेंट्स ऑफ लिबरलिज्म। उदारवाद, लिबरलिज्म मतलब उदारवाद, उदारवाद की जो मुख्य जो तत्व है, एलिमेंट्स माने तत्व, उदारवाद की मुख्य तत्व या प्रमुख तत्वों का चर्चा कीजिए। उसके बाद वाला है व्हाट अकॉर्डिंग टू यू आर इट्स मेजर चैलेंजेस। आपके अनुसार इसके सामने मुख्य चुनौतियां क्या है? अब देखते हैं। लिबरलिज्म का पहला बात तो यह है कि जो मुख्य तत्व क्या है। देखो, लिबरलिज्म का जो मुख्य तत्व है वो है, आप सभी को ये बात को ध्यान रखने की जरूरत है, वो है इंडिविजुअल, व्यक्ति। उदारवाद हमेशा व्यक्ति का ऊपर ही ज्यादा फोकस करता है और व्यक्ति का जो स्वतंत्रता, आजादी, उसके ऊपर बहुत ज्यादा वो फोकस करते हैं। राज्य की संकल्पना है, लेकिन राज्य कानून और व्यवस्था बरकरार रखने के लिए व्यक्ति के जो कल्याण करने के लिए ही राज्य के साधन मात्र है। लेकिन लिबरलिज्म के अनुसार, उदारवादी के अनुसार, व्यक्ति ही साध्य है, राज्य साधन मात्र है। राज्य साध्य नहीं हो सकता है। राज्य सिर्फ एक साधन है, एक मैकेनिज्म है। व्यक्ति ही साध्य है, व्यक्ति का कल्याण के लिए ही राज्य बनाया गया है। इसलिए व्यक्ति की जो आजादी, व्यक्ति की स्वतंत्रता, उसको रक्षा करना राज्य की कर्तव्य है। तो इसीलिए अधिकार और कर्तव्य की बात यहाँ पर आ जाती है।
हालांकि ये बात अलग है कि अधिकार के साथ साथ आपकी कर्तव्य भी होता है। हालांकि लिबरलिज्म कर्तव्य को पूरी तरह से नकारता नहीं है, वो कहता है कि अधिकार के साथ साथ कर्तव्य भी होना जरूरी है, क्योंकि आपकी अधिकार किसी और की कर्तव्य है, और इसी तरह से कोई और अगर कर्तव्य करेगा तभी आप अधिकार आप एंजॉय कर पाओगे, और आप कर्तव्य करोगे तो उसका अधिकार को एंजॉय कर पाएगा। तो यही वजह है कि उदारवाद अधिकार कर्तव्य दोनों चीज को मानता है, लेकिन कहीं ना कहीं आप देखेंगे जो इंडिविजुअल लिबर्टी, व्यक्ति की स्वतंत्रता को लेकर उदारवाद इतनी ज्यादा महत्व देता है कि वो खास करके व्यक्ति का कुछ प्रमुख अधिकारों को लेकर इतनी ज्यादा खास करके बहुत प्रोटेक्टिव हो जाते हैं, इतना संरक्षण भाव रखते हैं मन में, तो कई बार वो राज्य को बहुत कमजोर कर देते हैं, एक सीमित राज्य में विश्वास करते हैं। तो इसलिए ये एक और एलिमेंट्स आ गया, एक तो व्यक्ति का स्वतंत्रता, आजादी व्यक्ति का, और उसमें खास करके जो उदारवादी समाज आप देखते हैं, जो ग्लोबलाइजिंग सोसाइटी में, इसमें खास करके ये कहा जाता है फ्रीडम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी आपको कॉन्ट्रैक्ट में एंटर जब कर रहे हैं उसमें आपकी फ्रीडम होना बहुत जरूरी है। जो कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन उसको बहुत महत्व यहां दिया जाता है। लेकिन जब ये खास करके आप उदारवाद का कई आप देखेंगे, जब एलिमेंट्स के बारे में बात करेंगे कि उदारवाद एक दिन में उसका विकास नहीं हुआ है, ये बहुत बड़ा लंबी इतिहास है उदारवाद के पीछे। उदारवाद के पीछे जो लंबी इतिहास है आप देखेंगे, जो क्लासिकल लिबरलिज्म है, यानी जिसको कहा जाता है शास्त्रीय उदारवाद। शास्त्रीय उदारवाद जो कि आडम स्मिथ जो इकोनॉमिक्स थे, वेल्थ ऑफ नेशंस जिन्होंने लिखे थे, उन समय से लेकर आप देखेंगे जॉन लॉक जो उदारवाद का जनक माना जाता है, जॉन लॉक जो थ्योरी ऑफ जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, हॉब्स लॉक रूसो वही लॉक की बात में कर रहा, वो जॉन लॉक जो ब्रिटेन का थे, वो भी कहा जाता है क्लासिकल लिबरलिज्म उदारवाद की जब खास करके जो फाउंडेशन जब नींव रखा गया, उस समय में अगर सबसे प्रभावी भूमिका कोई किसी व्यक्ति ने निभाया था वो है जॉन लॉक। तो जॉन लॉक का अगर आप दर्शन को थोड़ा सा यहाँ पर हम विचार करेंगे तो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा कि इसका लिबरलिज्म का एलिमेंट्स क्या है। फिर हम पॉजिटिव लिबरलिज्म की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि सिर्फ क्लासिकल लिबरलिज्म को लेकर ही लिबरलिज्म नहीं बनी, लेकिन पॉजिटिव लिबरल एस्पेक्ट भी है, उसके ऊपर भी हम जाएंगे। तो पहले जॉन लॉक कहते हैं नेचुरल राइट्स, व्यक्ति का प्राकृतिक अधिकार के बारे में वो बात करते हैं, और कहते हैं व्यक्ति का 3 प्राकृतिक अधिकार है। प्राकृतिक अधिकार क्यों? क्योंकि यह अधिकार को प्रकृति ने व्यक्ति को दिया है, और यह जन्म से व्यक्ति का साथ यह अधिकार जुड़ा हुआ है। यह अधिकार क्या है? जीवन के अधिकार, स्वतंत्रता के अधिकार, संपत्ति का अधिकार। ये जो 3 मौलिक अधिकार है व्यक्ति का, ये प्राकृतिक अधिकार इसीलिए है क्योंकि जन्म से प्रकृति ने आपको यह अधिकार दिया है। यह अधिकार के बिना आप व्यक्ति ही नहीं बन पाएंगे, इसीलिए ये आपके लिए मौलिक है। और ये अधिकार क्योंकि प्रकृति ने आपको दिया है, तो इसीलिए आप ये अधिकार को कोई मानवीय संस्था उसको छीन नहीं सकता है। इसीलिए राज्य ये अधिकार को रक्षा करने के लिए ही राज्य की उत्पत्ति होती है। राज्य को अगर किसी अधिकार को हनन कर रहा है तो व्यक्ति को यह अधिकार रहता है कि राज्य के खिलाफ वो क्रांति कर सके, राज्य के खिलाफ भी उसको अधिकार प्राप्त होती है। तो इसीलिए एक सीमित राज्य की कल्पना करते हैं जॉन लॉक, जहां पर आप देखते हैं कि जो आडम स्मिथ ने वेल्थ ऑफ नेशंस में जिस तरीका से जो बात को रखा था, जिसको कहा जाता है लेसेस फेयर, लेट द इंडिविजुअल बी फ्री, यानी व्यक्ति को खुला छोड़ दो, दैट स्टेट इज द बेस्ट व्हिच गवर्न्स द लीस्ट, वो राज्य सबसे अच्छा है
जो कम से कम शक्ति रखता है, जो बहुत ज्यादा प्रभावी नहीं है। तो इसीलिए लिबरलिज्म का ये नींव है, ये मूल मंत्र है, ये मूल तत्व है कि कानून और व्यवस्था बरकरार रखने की बजाय रखने के बाद राज्य को और किसी तरह से हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। और हस्तक्षेप नीति अपनाने की जरूरत है, और खास करके आर्थिक मामला में व्यक्ति को खुला पूरी तरह से आजाद कर देना चाहिए। क्योंकि इसका लिबरलिज्म का ये भी एक मुख्य तत्व है कि व्यक्ति का विवेक में वो विश्वास करते हैं। वो कहते हैं व्यक्ति एक विवेकशील प्राणी है, व्यक्ति का अंदर राशनैलिटी है, व्यक्ति जानता है उसके लिए अच्छा क्या है, बुरा क्या है, और इसीलिए उसकी कार्य में किसी तरह की कोई दखलंदाजी नहीं होनी चाहिए, हस्तक्षेप नहीं होनी चाहिए। व्यक्ति खुद जानता है अपना भलाई क्या है। तो इसीलिए राज्य सिर्फ नकारात्मक यानी एक मिनिमल स्टेट होना चाहिए, जो खास करके जरूरत पड़ जाता है कई बार कानून व्यवस्था बरकरार रखने के लिए, और समाज में ये स्थिति बहुत जरूरी हो जाती है, नहीं तो ट्रेड हो नहीं सकेगा। कई तरह की जो काम हम करते हैं वो सब हम नहीं कर सकते, अपनी जिंदगी ठीक तरह से जी नहीं पाएंगे। इसीलिए हमें एक राज्य की जरूरत है कानून व्यवस्था बरकरार रखने के लिए। वही सारी जितना मिनिमम नेगेटिव जो कार्य है, नकारात्मक कार्य है, वही करने का बाद व्यक्ति को पूरी तरह से खुला छोड़ देना चाहिए। तो इसीलिए ये जो खास करके इस तरह की जो बातें हुआ, ये आप देखते हैं कि क्लासिकल लिबरलिज्म यानी जो शास्त्रीय उदारवाद की जो स्टेज था उसी समय में। लेकिन उसका बाद आप देखते हैं जैसे जैसे 20th सेंचुरी आया, 20th सेंचुरी के साथ साथ आप देखते हैं कि पॉजिटिव लिबरलिज्म यानी सकारात्मक उदारवाद की शुरुआत हुई। ये देखा गया कि समाज में अगर इसी तरीके से फ्री कंपटीशन होगा, क्योंकि लिबरलिज्म कंपटीशन के ऊपर बहुत ज्यादा, वो भी मार्केट सोसाइटी के ऊपर ज्यादा विश्वास रखते हैं, वो भी उनका एक मुख्य एलिमेंट्स है। तो ऑब्वियसली इसमें जो साधन संपन्न है वो तो आगे निकल जाएगा, लेकिन जो कमजोर है वो पीछे रह जाएगा, और उसके लिए शोषण उसका होना स्वाभाविक हो जाती है, और वो इतनी कमजोर हो जाता है कि कोई भी उसके ऊपर कब्जा करके उसको इस्तेमाल करके अपना स्वार्थ की पूर्ति करता है। और कुछ लोग का जो स्वतंत्रता और कुछ लोग के लिए दासता रूप ले लेता है, कुछ लोग दास की जीवन बिताते हैं, इस तरह की स्थिति आ जाती है। तो इसीलिए 20th सेंचुरी में जब इसके बारे में बातचीत हुआ, सोचा गया, तो धीरे धीरे सकारात्मक उदारवाद यानी ये कहा गया कि राज्य को हस्तक्षेप करने की अधिकार है, राज्य कमजोर व्यक्ति को रक्षा करने के लिए, समाज के कल्याण के लिए जरूरत पड़ने पर हस्तक्षेप करेगा। अहस्तक्षेप नीति सही नहीं है। और इतना नहीं, ये भी कहा गया कि राज्य की मुख्य कार्य है कल्याण करना, लोक कल्याण करना। खास करके आप देखेंगे जो हैरोल्ड जे लास्की, एक ब्रिटेन का एक बहुत बड़ा सिद्धांत शास्त्री, उन्होंने इस बात को रखा, उनका सोशल डेमोक्रेटिक थ्योरी ऑफ राइट्स, सामाजिक लोकतांत्रिक अधिकार का जो अवधारणा है उनका, कि राज्य कल्याणकारी ही होना चाहिए। राज्य अगर सामाजिक आर्थिक अधिकार लोग को नहीं देगा और लोग को अगर न्याय नहीं देगा, तो राज्य फिर अपना एग्जिस्टेंस को जस्टिफाई नहीं कर सकता है। राज्य का होना, उस चीज को राज्य जस्टिफाई नहीं कर सकता है। एक अच्छा राज्य तभी पता चलता है वो किस तरह की अधिकार लोग को दिया है, लोग के लिए क्या कल्याण किया है, लोग को कितना न्याय दिया है। उसी बात के ऊपर निर्भर करता है कि राज्य अच्छा है या बुरा है। तो इसीलिए स्टेट इज नोन बाय द राइट्स इट कमांड्स, इट गिव्स टू इट्स पीपल, इट प्रोवाइड्स टू इट्स पीपल। लोग को राज्य क्या क्या अधिकार देता है उसके ऊपर निर्भर करता है उसके चरित्र, वो अच्छा है या बुरा। तो भी इसलिए इस तरह की जो बातें जब आती है, तो फिर आप देखते हैं कि कल्याण के साथ, जन कल्याण के साथ कैसे राज्य को जोड़ा जाता है और कल्याणकारी राज्य की शुरुआत हो जाती है। लेकिन इसका बावजूद भी
आप देखेंगे कि इसका क्या चैलेंजेस नहीं है, इसके सामने अभी भी बहुत सारी चैलेंजेस है। क्यों चैलेंजेस क्या है कि व्यक्ति और राज्य के बीच में ये जो तालमेल रखना, अब जैसे कल्याणकारी राज्य की बात मैं अभी कर रहा था, राज्य का कल्याणकारी होना कुछ लोग को बिल्कुल पसंद नहीं है। जो स्वच्छातंत्रवादी है वो कह रहे हैं राज्य अगर कल्याणकारी बन जाएगा तो इतने हावी हो जाएगा कि व्यक्ति की स्वतंत्रता खतरा में पड़ जाएगा। तो ऑब्वियसली फिर बात क्या होता है, इसका मुख्य चैलेंजेस जो लिबरल के सामने है वो ये है कि व्यक्ति की आजादी, व्यक्ति की स्वतंत्रता और राज्य, इन दोनों में तालमेल रखना कि समाज के स्वार्थ को कैसे पूर्ति किया जाएगा, लोक का कल्याण कैसे किया जाएगा। कहीं ऐसा ना हो कि जब आप व्यक्ति की आजादी, स्वतंत्रता के ऊपर फोकस देंगे तो कुछ लोग इतना हावी हो जाएंगे कि वो आपकी कल्याणकारी राज्य होने का बावजूद भी उनको सारी फायदा मिलेगा और कुछ धनी जो है धनी होता जाएगा, गरीब का परिस्थिति और खराब से खराब होता जाएगा। तो इसीलिए कल्याणकारी राज्य हो जाने का बावजूद भी कई सारी समस्याएं उत्पन्न होती है। नई नई तरीका अब जो है शोषण करने का नई नई तरीका उत्पन्न हो रही है और कल्याणकारी कार्य तो भी हो रही है। जैसे अभी आप देख रहे हैं कि आपका सरकार, राज्य सरकार, राज्य के स्तर पर, केंद्र के स्तर पर केंद्र सरकार, आप देख रहे हैं कि कोरोना वायरस की ये जो कहर जो मचा हुआ है पूरी विश्व में, आप देख रहे हैं किस तरीका से वो लोग के लिए, खास करके गरीब लोग के लिए खान पान की व्यवस्था, कई तरह की व्यवस्था करने के लिए बहुत लोग आगे आ रहे हैं। सरकार भी बहुत कुछ कर रहा है, मैं यही नहीं कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा, लेकिन उसके बावजूद भी क्या सभी समस्या का समाधान हो पा रहा है? अभी भी आप देख रहे हैं कितने भयंकर न्यूज आपको, आप सुने होंगे अभी कुछ दिन पहले कि माइग्रेंट लेबर चलते चलते उनकी उनकी जान चली जाती है बीच में, और खाने के लिए लोग का पास अभी भी कुछ नहीं है। कुछ लोग ऐसे भी है जो भूखे रहते हैं, कुछ लोग ऐसे भी है जिनका नौकरी से उनको हटा दिया गया और उनको पता नहीं है कि कल क्या, कैसे वो परिवार को पालेंगे। तो इस तरीका से बहुत सारी चीजें हैं कि कल्याणकारी राज्य हो जाने का मतलब ये नहीं है कि सभी का समस्या का अंत हो जाएगा, क्योंकि ये जो अभी हमारी जो कल्याणकारी राज्य की प्रादुर्भाव हर जगह में देखने के लिए मिलता है, उसका उदय हर जगह में हो गया, उसका बावजूद भी आप देखते हैं कई तरह से कई प्रकार ऐसे ग्रुप है जो हावी हो जाते हैं और जो जितने भी जो सुविधाएं हैं वो आत्मसात कर लेते हैं, और कुछ लोग हमेशा हसिया पे रहते हैं और उनकी स्वार्थ की पूर्ति नहीं होती है। उनको जो बेसिक मिनिमम जो अत्यावश्यक है जिंदगी के लिए, जीवन को जीने के लिए जो अत्यावश्यक चीजें वो भी उनको नहीं मिल पाती है। तो इसीलिए मार्क्सवादी इनका कड़ी आलोचना करते हैं। वो कहते हैं कि जब तक आप मौलिक परिवर्तन समाज में नहीं लाएंगे और ये जो मौलिक विवाद है उसको आप अंत नहीं करेंगे, व्यक्ति और समाज के बीच में, व्यक्ति और राज्य के बीच में, इसको द्वंद्व को आप जब तक समाप्त नहीं करेंगे तो तब तक आप कभी कह नहीं पाएंगे कि एक आदर्श समाज की प्रतिष्ठा हो पाएगा। तो इसीलिए मार्क्सवाद आके बहुत सारी चीजें आप देखते हैं, उदारवाद की पोल खोल दिया, उदारवाद की सीमाओं को दिखाया। हालांकि उनकी योगदान के माध्यम से उदारवाद भी हमेशा कोशिश किया अपना आप को और ज्यादा उत्कृष्ट बनाने के लिए, कई सारी चीजों को उन्होंने सुधारने की भी प्रयत्न किया। इसीलिए उदारवादी दृष्टिकोण में भी आप देखते हैं न्याय की संकल्पना आई है, जो रॉल्स का थ्योरी ऑफ जस्टिस जो बाद में एक क्वेश्चन है जिसके बारे में चर्चा होगा बाद में, तो उसका ऊपर भी आप देखेंगे वो भी एक उदारवादी सिद्धांत है। वो कोई मार्क्सवादी सिद्धांत नहीं है, लेकिन उन्होंने न्याय का ये बात को लाने का ये जो काम किया, जो बहुत बड़ा एक कंट्रीब्यूशन किया, वो इसीलिए हुआ क्योंकि मार्क्सवाद की तरफ से जो प्रतिवाद हुआ, जो चैलेंजेस को दिखाया गया, उदारवाद वो चैलेंज को टैकल करने के लिए भी अपनी थ्योरी को और ज्यादा बेहतरीन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी भी वो कोशिश जारी है। इस क्वेश्चन के बाद हम थर्ड क्वेश्चन को लेंगे, और थर्ड क्वेश्चन को लेने के लिए मैं 10 मिनट का आपको एक रेस्ट देता हूं, ठीक है? 10 मिनट का ब्रेक हम ले लेते हैं, मैं भी ब्रेक ले लेता हूं और आपके लिए भी ये ब्रेक हो जाएगा। और उस समय में आप एक काम कीजिएगा कि जब आएंगे हम और एक दो क्वेश्चन करने की हम कोशिश करेंगे बिल्कुल,
और 2 क्वेश्चन हो ही जाएगा। तो उस समय तक आप ये क्वेश्चन को पूरी तरह से, ये स्क्रीन पे रहेगा, आप इसको लिख लीजिएगा। ये आप कॉपी में आप लिख लीजिएगा। इसका हिंदी भी आप लिख लीजिएगा, और हिंदी को आप लिखने के समय में अगर कहीं भी कुछ डाउट है, आप मुझे ज़रूर पूछेंगे, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। क्योंकि हिंदी में मैंने एक बार बोल दिया था, लेकिन हो सकता है आपने ध्यान नहीं दिया होगा। तो आप प्लीज़ इसको अभी एक बार आप लिख लीजिए। ये जो ब्रेक का टाइम को आप इस्तेमाल कीजिए, ये क्वेश्चन को लिख लीजिए और उसका हिंदी भी साथ साथ लिखते जाइए। अगर कहीं कुछ प्रॉब्लम है फिर आप मुझे पूछ सकते हैं। मैं अभी 10 मिनट का ब्रेक ले रहा हूँ। All of you are welcome now. So let's start with the third question. क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो है डिस्क्राइब इन डिटेल द फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव इन पॉलिटिकल थ्योरी। यानी राजनीति सिद्धांत में नारीवादी परिप्रेक्ष्य का विस्तृत में विवरण दीजिए या चर्चा कीजिए, वर्णन भी कीजिए, अभी कहा जा सकता है डिस्क्राइब को। इसमें आप पहले तो ये देखना पड़ेगा कि फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव है क्या। नारीवादी दृष्टिकोण राजनीति सिद्धांत में जो नारीवादी दृष्टिकोण है क्या। खास करके राजनीति के बारे में जो पारंपरिक सोच है उसको थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड में रख के बात को रखना पड़ेगा कि कैसे नारीवादी दृष्टिकोण और जो पारंपरिक दृष्टिकोण है राजनीति के बारे में उससे कैसे अलग है। पारंपरिक रूप में अगर आप जाएंगे तो उदारवादी दृष्टिकोण और मार्क्सवादी दृष्टिकोण, यही 2 दृष्टिकोण के बारे में हम चर्चा करेंगे। बाकी उदारवादी दृष्टिकोण के अंदर भी और कई सारी पहलू है, जैसे एलिट थ्योरी, विशेष वर्गीय सिद्धांत, वो भी एक सिद्धांत है उसके अंदर। तो वो सारी चीजों को थोड़ा ब्रीफली अगर आप दिखा पाएंगे कि कैसे नारीवादी दृष्टिकोण पॉलिटिकल थ्योरी में, नारी सिद्धांत में एक अनोखा दृष्टिकोण है और कुछ नई चीजें वो करने की प्रयत्न कर रहे हैं जो कि पारंपरिक दृष्टिकोण से अलग है। जैसे हम शुरू करते हैं, पहले लिबरल क्या कहते हैं, उदारवादी कहते हैं कि शक्ति का बारी में जो संघर्ष समाज में चलती है, जिस तरीका से संघर्ष होती है, अलग अलग ग्रुप्स के बीच में संघर्ष होती है, और संघर्ष की फिर ऑब्वियसली उसको समाधान करने के लिए एक थर्ड पार्टी आती है, गवर्नमेंट आती है, उसके माध्यम से फिर समाधान किया जाता है, फिर नई समस्या आती है, फिर नई समस्या का फिर समाधान होती है। इस तरीका से एक निरंतर प्रक्रिया है, ये चलता रहता है। इसके अनुसार शक्ति सबका पास है, किसी का पास कम हो सकती है, किसी का पास ज्यादा हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं कि किसी का पास शक्ति ही शक्ति है और कोई पूरा शक्तिहीन है। इसमें लिबरल्स विश्वास नहीं करते। वो कहते हैं हाँ कुछ लोग ज्यादा शक्तिशाली हो सकते हैं, ज्यादा प्रभावी हो सकते हैं, डोमिनेंट हो सकते हैं, दबदबा उनका रहता है, वो अलग बात है। लेकिन कंपटीशन होती है, सभी का पास थोड़ा सा शक्ति है और शक्ति का टकराव होती है। शक्ति के लिए जो संघर्ष, उसमें सभी कॉम्पीट कर रहे हैं। और दूसरी पक्ष में आप देखते हैं कि जो उसी का एक पक्ष है लिबरल दृष्टिकोण, वो है एलिट थ्योरी। वो कहता है कि हमेशा एक विशिष्ट वर्ग जो रहता है, जो ज़्यादा संगठित, ज़्यादा चीज़ों के बारे में जानता है, उनके पास सूचना भी ज़्यादा है, और इसी वजह से वो लोग बहुत सारी शक्ति का अधिकारी वही लोग हो जाते हैं। लेकिन एलिट कोई एक पर्टिकुलर ग्रुप नहीं है, ऐसे कई एलिट्स भी हो सकते हैं और एलिट्स के बीच में भी एक संघर्ष चलता है, ठीक है। लेकिन हमेशा ये जो विशिष्ट वर्ग है और जो आम आदमी है, इसमें एक फर्क है। हमेशा ये विशिष्ट वर्ग जो कि ज्यादा वोकल, ज्यादा बोलने वाला, ज्यादा संगठित, अपनी बात को बोलने की शक्ति रखता है, वो ही बाजी मार लेता है, उसी का पास पावर रहता है। हाँ, उसमें अलग अलग टाइप का एलिट्स हो सकती है, जैसे कि आज इसका पास है तो कल और एक ग्रुप में जो एलिट है उनके पास चला गया,
आज बीजेपी के पास है, कल मार्क्सवादियों के पास चला जाएगा, कांग्रेस के पास चला जाएगा, तो वो अलग अलग बात है। लेकिन ये सारी एलिट्स है, एलिट्स के द्वारा ही शासन होती है, आम आदमी हमेशा इससे बाहर रहता है। ये एक दृष्टिकोण है। मार्क्सवादी कहते हैं नहीं, सब चीजों का वर्ग ही आधार है। वर्ग की माध्यम मतलब यह है कि जो आर्थिक रूप से संपन्न वर्ग है उसी का हाथ में सभी शक्ति है, आर्थिक शक्ति, राजनीतिक शक्ति, यहां तक विचारधारात्मक शक्ति भी उनके पास है। इकोनॉमिक पावर, पॉलिटिकल पावर, आइडियोलॉजिकल पावर, ये सारी पावर वही व्यक्ति का पास है जो आर्थिक शक्ति जिसके पास है। तो इसीलिए वो कहते हैं बस उन्हीं का ही दबदबा रहता है और सभी जो है वो शक्तिहीन है, उनका कोई बहुत ज्यादा कुछ नहीं होती है। नारीवादी दृष्टिकोण ये सबका, ये दोनों दृष्टिकोण को या ये तीनों दृष्टिकोण, अगर आप लीड थ्योरी को भी और दृष्टिकोण लेंगे उसको, ये काट कर ये कहता है नहीं, ना तो ये यहाँ पर सभी का बीच में कंपटीशन होती है, प्रतिस्पर्धा होती है, ना कोई जो आर्थिक रूप से संपन्न है उसी का हाथ में सब कुछ है, बल्कि हमेशा शक्ति पुरुष का ही हाथ में रहा, क्योंकि ये समाज एक पुरुष प्रधान समाज है। पितृसत्तात्मक ढांचा जो प्रभावी ढांचा है, उसी वजह से हमेशा ही पुरुष ही शासन में रहा, पुरुष ही शक्ति का प्रयोग किया और महिलाओं के खिलाफ। इसीलिए राजनीति में अगर कोई चीजें देखा जाए, वो कहते हैं कि सब चीजें पूरी तरह से हड़पने वाला अगर कोई है वो है पुरुष, क्योंकि हमारी समाज की ढांचा ही पितृसत्तात्मक है। और इसीलिए एक पेट्रियार्कल सोसाइटी में, एक पुरुष प्रधान समाज में सब कुछ पुरुष का ही हाथ में रहता है, और शोषण अगर किसी का होता है वो महिलाओं का होता है। जब तक ये शोषण का अंत नहीं होगा, सही माने पे राजनीति की सिद्धांत का आप अध्ययन पूरी तरह से अगर करने का आवश्यकता है, तो आपको ये समस्या का अंत करना पड़ेगा। महिलाओं को राजनीति में शामिल करने की बहुत जरूरत है, और जब तक उनकी ये जो दशा अगर उसमें अगर उन्नति नहीं होती है, उसमें प्रोग्रेस नहीं आती है, उनकी शोषण अगर बंद नहीं होती है, वो अगर हर चीजों में भागीदारी नहीं होते हैं, चाहे वो राष्ट्र निर्माण की कार्य बोलो, विकास की बात बोलो, कोई भी चीज आप बोलो, सभी चीजों में अगर उनका शामिल होना अगर आप शामिल नहीं करवाते हो, अगर उनको इंक्लूड नहीं करते हो, तो आपकी लोकतंत्र भी अधूरा है, आपकी विकास अधूरा है, आपके राष्ट्र निर्माण के कार्य भी अधूरा है। तो इसीलिए इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात हो रही है, इंक्लूसिव डेमोक्रेसी की बात हो रही है, और इंक्लूसिव नेशनलिज्म की बात हो रही है, राष्ट्रवाद, सभी में उनको आपको शामिल करने की जरूरत है। अब इसमें खास करके 3 धाराएं हैं नारीवाद में। 3 धाराएं के बारे में थोड़ा सा आप बात करेंगे और थोड़ा क्रिटिकल एनालिसिस करके कंक्लूजन करेंगे, तो आपको बहुत अच्छा आपके आंसर रहेगा और आपको मार्क्स भी अच्छा मिलेगा। पहला जो जेस मिल, जॉन स्टुअर्ट मिल, जो एक पॉलिटिकल थियोरिस्ट है, उनकी जो उदारवादी धारा है नारीवाद का, वो जॉन स्टुअर्ट मिल से ही स्टार्ट हुआ था, उदारवादी धारा। और ये उदारवादी धारा के अनुसार मुख्य रूप से ये कहा गया कि महिलाओं का शोषण की मुख्य वजह है कि उनको समान अधिकार नहीं दिया गया है। अगर हर चीजों में आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक अधिकार उनको अगर वही अधिकार दिया जाएगा जो पुरुष को है, और खास करके यहाँ पर शिक्षा के ऊपर ही ज्यादा प्रभाव दिया गया। जितनी सारी आप देखेंगे जो उदारवादी धारा, नारीवादी दृष्टिकोण की उदारवादी धारा में जो लोग विश्वास करते हैं, वो शिक्षा का प्रसार के ऊपर ज्यादा प्रभाव देते हैं। वो कहते हैं कि जब तक शिक्षा का प्रभाव नहीं होगा, प्रसार नहीं होगा, महिलाओं को पता नहीं चलेगा उनका अधिकार क्या है, और उनको न्याय मिलने के लिए उनको कैसे लड़ाई करना है, क्या करना है, किस तरीका से आवाज उठाना है, ये सब चीजों के लिए जरूरत है उनका अंदर जागरूकता, और जागरूकता लाने के लिए शिक्षा ही बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए शिक्षा के प्रसार होना बहुत जरूरी है। फिर
राजनीतिक आर्थिक क्षेत्र में उनको समान अधिकार, सिविल राइट्स जो है, इक्वल सिविल राइट्स जो जो पुरुष को है उसी महिला को है। नौकरी करने का क्षेत्र में उनको समानता होनी चाहिए और उसी तरीका से उनकी सिविक राइट्स जो है वो भी समान होना चाहिए। अगर ये हर चीजों में अगर आप समानता के ऊपर, यहाँ पर आप देखेंगे उदारवादी धारा में ज्यादातर समानता के ऊपर फोकस दिया गया है। अगर उनको आप समान अधिकार देंगे तो एक समय आएगा, इसी तरीका से आप सुधार अगर समाज में करें, ये सुधारवादी, प्लीज रिमेम्बर, ये इसीलिए उत्कट नारीवादी धारा से ये अलग है। रेडिकल स्ट्रीम में हम अभी जाएंगे, बात करेंगे, उससे ये अलग है। ये सुधार के ऊपर विश्वास करता है, शिक्षा के प्रसार के ऊपर विश्वास करता है, समान अधिकार में विश्वास करता है। इसीलिए समाज को सुधारने की जरूरत है और इसीलिए कहते हैं पेट्रियार्कल जो सोसाइटी है, जो पुरुष प्रधान समाज है, उसमें भी सुधार की जरूरत है। इसलिए पितृसत्तात्मक ढांचा को भी सुधारने के लिए जरूरत है। जिस प्रकार महिलाओं को परिवार के क्षेत्र में अधिकार नहीं दिया गया, वहां पर भी वो चीजों को आपको सुधारने की जरूरत है। तो ये इसके माध्यम से ये कहते हैं अगर ऐसे होगा तो महिला की शोषण अंत हो जाएगा। लेकिन इसके बाद जो रेडिकल स्ट्रीम आता है, जो उत्कट नारीवादी धारा में विश्वास करता है, नारीवादी दृष्टिकोण, वो खास करके उनका कहना है कि जिस तरीका से आप उदारवादी धारा को अगर आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे, उदारवादी धारा में आपको एक बहुत बड़ा समस्या देखने को नहीं मिलेगा, वो है पब्लिक प्राइवेट डिस्कोर्स, यानी निजी जिंदगी और जो सार्वजनिक जिंदगी, इसमें एक फर्क वो लोग हमेशा रखते हैं। इसीलिए कोई भी जो उदारवादी धारा में विश्वास करता है वो ये डाइकोटोमी को भेद नहीं कर पाया। उन्होंने कहीं ना कहीं ये बात को रखा, अपनी तरीका से रखा, ठीक है, शिक्षा के प्रसार के बारे में बोला, समान अधिकार के बारे में, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी कहा कि मुख्य रूप से जो निजी क्षेत्र है वहां पर वो महिला खास करके उनका कार्य है, और जो पुरुष जो है पब्लिक डोमेन में ज्यादातर पुरुष। हाँ, थोड़ा बहुत इधर उधर वो बोले कि नहीं उनको यहाँ पर भी समान अधिकार मिलनी चाहिए, वो बात कहा गया, लेकिन मौलिक रूप में वो ढांचा में वो परिवर्तन नहीं कर पाए। कहीं ना कहीं कुछ चीजों को प्राइवेसी के नाम पर, ठीक है, गोपनीयता के नाम पर कुछ बात को ये रखे कि नहीं, ये अगर पारिवारिक मामला है तो परिवार में राज्य का हस्तक्षेप होना अनुचित है, क्योंकि ये पारिवारिक मामला है, ये निजी मामला है। तो उदारवादी दृष्टिकोण कहीं ना कहीं जो घरेलू जो हिस्सा को प्रोटेक्ट करने की कोशिश किया और वहां राज्य का वहां पर हस्तक्षेप को पूरी तरह से विरोध किया। लेकिन उत्कट नारीवादी धारा ये कहता है कि नहीं, जो प्राइवेट डोमेन हो, जो निजी क्षेत्र है, वहां पर ही महिलाओं का सबसे ज्यादा शोषण वही होती है। इसीलिए उनका एक विशेष करके एक जो नारा रहा, वो नारा है पर्सनल इज पॉलिटिकल, यानी व्यक्तिगत वाली चीजें कुछ है ही नहीं, वो भी पॉलिटिकल है, वो भी राजनीतिक है, वो भी पब्लिक मुद्दा है। उसको आप घरेलू मुद्दा कह के अगर उसे ढांकने के प्रयत्न करेंगे, इसका मतलब महिलाओं की शोषण के ऊपर आप पर्दा डालना चाहते हैं, आप उसको गोपनीय रखना चाहते हैं, गोपनीयता के नाम पर आप उसके ऊपर पर्दा डाल रहे हैं। तो इसीलिए उन्होंने उनका मुख्य नारा जो रहा ये रहा कि पर्सनल इज पॉलिटिकल, यानी आप पर्सनल कह के किसी चीज को आप राज्य की हस्तक्षेप से अलग नहीं रख सकते हैं। अगर ऐसे आप कर रहे हैं तो आप महिलाओं की शोषण का अंत नहीं करना चाहते, क्योंकि खास करके यही घरेलू क्षेत्र है जहां पर महिलाओं का सबसे ज्यादा शोषण हुआ है। इसमें आप खास करके आप देख लीजिए, आपकी जो समाज में आप लोग रहते हैं उसी में आप देख लीजिए, आज महिलाओं के खिलाफ बहुत ज्यादा अन्याय अत्याचार होती है। और दिल्ली को तो कहा जाता है कि दिल्ली में सबसे ज्यादा अगर महिलाएं असुरक्षित कहीं है तो दिल्ली है। दिल्ली शहर में महिलाएं सबसे ज्यादा असुरक्षित है, ये बात कहा जाता है। तो अगर ये बात है तो यहाँ पर आप देखिए किस तरीका से उनका पर अन्याय अत्याचार को अगर आप थोड़ा सा देखेंगे, पुलिस रिपोर्ट में या न्यूज़पेपर में जो भी चीजें आ रही है उसमें आप देखेंगे तो ज्यादातर केसेस में महिलाओं के ऊपर जो भी अत्याचार हुआ या
क्राइम हुआ, इसमें आप देखेंगे जो लोग क्राइम किए हैं वो महिला को जानते थे, उनका आसपास का लोग है। यानी कहीं ना कहीं आप कहेंगे कि जो उनकी प्राइवेट मामला जो है, इसका कहते हैं जो घरेलू जो मुद्दा है, घरेलू परिवार के जो सदस्य है होंगे या थोड़ा सा डिस्टेंट रिलेटिव होंगे, यही लोग उनके ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। और इसीलिए आप देखेंगे फ्रेंडली एंट्री हुई है घर में, सर्व भी किया गया है, चाय स्नैक्स भी दिया गया है, उसका बाद क्राइम हुआ है। इससे क्या साबित होता है? इससे साबित होता है कि महिलाएं अपनी घरेलू क्षेत्र में वो सिक्योर नहीं है, उनके ऊपर अत्याचार वहां भी होता है, वहां ज्यादा होता है, ज्यादातर क्राइम वही होता है। मैरिज में भी महिलाएं सुरक्षित नहीं है। इसीलिए आप सभी जानते हैं, इसी समय में एक बहुत बड़ा जो कॉन्सेप्ट का ऊपर बहुत ज्यादा चर्चा हो रहा था वो है मैरिटल रेप। यानी इसके अंदर भी इस तरीका से उनके ऊपर क्राइम हो सकती है और इसका भी हम लोग को कबूल करना पड़ेगा। तो ये जो सारी बातें हैं, इससे पता चलता है कि आप घरेलू मामला को आप घरेलू कह के आप उसको कह नहीं सकते हैं कि यहाँ पर किसी तरह की कोई हस्तक्षेप राज्य का नहीं होगा। राज्य का हस्तक्षेप होना अनुचित, ये बात आप नहीं कह सकते। ये अगर आप कह रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप इनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। जो अन्यायी, जो अत्याचारी, जो महिलाओं का ऊपर अत्याचार किया है, उसको आप रक्षा करना चाहते हैं, उसको आप डिफेंड करना चाहते हैं। तो इसीलिए ये खास करके इस बात को ये उठाते हैं। और इसके बाद ही आप देखते हैं फिर उसका बाद इनकी कुछ ऐसे रेडिकल थॉट्स है, कुछ विचार है जिसमें वो हर चीजों में ये पितृसत्तात्मक ढांचा को पूरी तरह से आमूल परिवर्तन करने के लिए भी कुछ विचार कई बार उठाए, जो बहुत ज्यादा लोकप्रिय नहीं है। मैं मानता हूँ बहुत ज्यादा लोकप्रिय इसीलिए ये धारा नहीं हो पाया, लेकिन इस धारा का जो योगदान को भी आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। और इसके बाद और एक जो धारा है खास करके आप देखते हैं कि जो समसामयिक धारा में हम लेंगे उसमें सोशलिस्ट भी आता है, मार्क्सवादी दृष्टिकोण भी कहीं ना कहीं आता है। उनके अनुसार जो सोशलिस्ट है, जो समाजवादी धारा, जो तृतीय धारा में हम उसको बात को रखेंगे, वो कहता है कि सिर्फ अगर आप कहेंगे कि पितृसत्तात्मक ढांचा को समाप्त कर देने से महिला की शोषण अंत हो जाएगा, वो सही नहीं है। उनका कहना है कि महिलाओं का अगर सही तरह से उनका रक्षा करना है, तो अत्याचार को बंद करना है, उनको मुक्त करना है, तो आपको कैपिटलिज्म यानी पूंजीवाद की पूरी तरह से पहले इसको ही हटाना पड़ेगा। पूंजीवादी व्यवस्था को क्रांति लाकर अगर पूंजीवादी व्यवस्था को आप पूरी तरह से आमूल परिवर्तन उसको नहीं करते, उसको सोशलिज्म की तरफ आप नहीं ले जाते, समाजवादी की तरफ आप नहीं ले जाते, तो फिर महिलाओं का रक्षा करना असंभव हो जाएगा। क्योंकि पूंजीवादी व्यवस्था ही सबसे ज्यादा उनको महिलाओं की जो शोषण है उसी का ऊपर वो टिका हुआ है। आप उदाहरण ले लीजिए, महिलाएं जो काम करते हैं घरेलू क्षेत्र में, परिवार में जो लेडी काम करती है, तो उसको कई बार काम की दर्जा नहीं दिया जाता है। और महिलाएं इतना सारी काम करते हैं, इसीलिए पुरुष जाके फैक्ट्री में अगर काम करता है कैपिटलिस्ट के लिए, और वो इसीलिए करता है क्योंकि उसको बहुत सारी काम से मुक्ति देने वाली वो महिलाएं हैं जो हो सकता है पढ़ी लिखी नहीं है, हो सकता है ग्रामीण है, लेकिन घर पे जो आप उनके बच्चों को संभालती है, गृहस्थी संभालती है, सब हर चीजें करती है, वो व्यक्ति जो सब काम करती है, जिनको ये कहा जाता है कि वो अरे वो तो काम थोड़ी ना करती, वो घर पे रहती है, घर पे रहने से क्या काम नहीं होता है क्या? लेकिन उसको आप देखिए, उसको कोई इसके लिए कोई ना तो कोई रिवार्ड मिलता है, ना कोई प्रशंसा मिलता है, ना कोई वेज मिलता है, लेकिन इसका डायरेक्ट फायदा उठाने वाला पूंजीवादी व्यवस्था है। क्योंकि ऐसे सभी जो पुरुष अगर कहीं जाके काम करता है और ये व्यवस्था को ज्यादा सशक्त बनाता है और पूंजीपति को उसका फायदा मिलता है, उसका पीछे कहीं ना कहीं महिलाओं की श्रम, महिलाओं की लेबर उसमें है, शामिल है। तो इसीलिए कहीं ना कहीं इनको, अब फिर आप ये भी देखिए कि कुछ महिलाओं का कैसे कैपिटलिस्ट समाज में, पूंजीवादी समाज में
किस तरीका से स्थिति और ज्यादा दयनीय हो जाती है। जो वर्किंग लेडी है, जो काम करने वाली महिलाएं हैं, उनके लिए डबल शिफ्ट हो जाता है। आके काम करेंगे, ऑफिस में काम करेंगे 10 to 5, और उसका बाद जब ये शिफ्ट खत्म हो जाती है, फिर घर का शिफ्ट शुरू हो जाती है। एक तो घर से निकलने से पहले कई सारी काम है, सबके लिए खाना बनाना, लंच, ब्रेकफास्ट, लंच, हाँ, और खुद के लिए हो सकता है अगर संभव हुआ तो लंच बना के पैक लंच ले लिए, और फिर आने का बाद फिर सारी काम को करना, संभालना, ये सारी चीजें, तो ये डबल ड्यूटी हो जाती है। तो इसीलिए जिस तरीका से आप देखते हैं कि हमारी जो व्यवस्था में जब परिवर्तन नहीं आएगी, और इसमें सोशलिस्ट बहुत सारी महिलाएं जो समाजवादी धारा के द्वारा प्रभावित है, उनका इसीलिए कहना था कि महिला को मुक्ति दिलाने के लिए, उनकी शोषण को अंत करने के लिए ये जरूरी है कि राष्ट्र को ऐसे बहुत सारी कामकाज को पूरी तरह से समाज को देखने की जरूरत है। अगर समाज उस चीज को देखना शुरू कर देगा, और जो खास करके जिस तरीका से किचन का जो काम है, घर के घरेलू जो बहुत सारी काम, वो अगर समाज के द्वारा हो पाएगा, एक कलेक्टिव रूप में, सामूहिक रूप में होगा, तो महिलाओं को अपनी कैरियर बनाने के लिए भी समय मिलेगा। अपनी रचनात्मक रूप में अगर कोई कंट्रीब्यूट करना चाहती है वो भी कर पाएगी, वो जो भी बनना चाहती है वो चीजें कर पाएगी। नहीं तो उनका सारी जो काम काज यहीं पर सीमित हो जाती है, और यहाँ पर उनका पूरा जिंदगी, जैसे कहते हैं डस्ट टू डन, पूरा वो लगी रहती है, इसीलिए पूरा जिंदगी इसी में चली जाती है। तो इसीलिए इस चीज को कई जगह पर ये भी कहा जाता है कि जो पैक्ड फूड है, फूड प्रोसेसिंग है, वो अगर जितना डेवलप्ड होगा, कई कंट्री में ये चीजें हो रही है, आप देखते हैं कि बहुत सारी चीजें आपको किचन में ज्यादा समय बिताना ही नहीं पड़ेगा, वो सारी चीजें मैकेनाइज्ड होके इतना बढ़िया से होके रखा गया है कि आप बस गर्म करो खाओ। तो इस तरीका से पौष्टिक भी होना चाहिए, अच्छा भी होना चाहिए, और न्यूट्रिशन की ध्यान बिल्कुल देना चाहिए। तो साथ ही साथ आपकी काम अगर समाज ऐसी तरीका से अगर टेक्नोलॉजी का फायदा उठाकर आप कर लेंगे, तो वो संभव हो पाएगा जब समाज और एक स्तर को चला जाएगा, जब समाज खास करके बहुत सारी चीजों का देखभाल करेगा। इसीलिए सोशलिस्ट, खास करके सोशलिस्ट सिस्टम के ऊपर वो ज्यादा प्रभाव देते हैं, और कहते हैं सोशलिस्ट सिस्टम में ही ये चीजें संभव है, और इसी का माध्यम से महिलाओं की शोषण की अंत हो सकती है। अब जो है इसकी थोड़ा क्रिटिकल एनालिसिस, और थोड़ा अगर कहीं अगर बच्चों को बाद में हम पास समय बच जाएगा, 3 दिन है उसमें, हम देखते हैं कि पूरा होने का बाद भी कुछ क्वेश्चन आंसर की सेशन हम रख सकते हैं, इंटरेक्शन सेशन रख सकते हैं। लेकिन अभी और थोड़ा सा एक और क्वेश्चन को ले लेते हैं, ताकि आज समाप्त होने से पहले और एक क्वेश्चन के बारे में भी ढांचा तैयार हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रोसीजरल एंड डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी। यानी दो तरह की जो लोकतंत्र है, एक विमर्शात्मक डेलिबरेटिव, जिसको तात्विक भी आप कहेंगे, और एक प्रोसीजरल, जिसको आप प्रक्रियात्मक लोकतंत्र कहेंगे। ये दोनों में बड़ा फर्क है। प्रोसीजरल डेमोक्रेसी का मतलब है, जैसे इसका नाम इंडिकेट करता है, प्रोसीजर से, यानी प्रक्रिया से मतलब है। यानी कुछ डेमोक्रेटिक प्रक्रिया है, जैसे कि इलेक्शन होना, पीरियडिक इलेक्शन होना, लोग का वोट देना, प्रतिनिधि चुनना, फिर वो जाके सरकार बनाएंगे, फिर सरकार जब बन जाएगा, सरकार फिर नीति बनाएगा, फिर लोग के ऊपर वो नीति को लागू किया जाएगा, वगैरह वगैरह, ये जो सारी चीजें हैं। और इसके साथ आप देखते हैं फ्रीडम ऑफ जुडिशियरी, जुडिशियरी को इंडिपेंडेंस होना, स्वतंत्र होना, न्यायपालिका को, ये भी एक जरूरी है। मास मीडिया का स्वतंत्र होना, ये भी एक जरूरी है। और आपकी संविधान के अनुसार शासन चलना, और संविधान में लोग के लिए मौलिक अधिकार, कर्तव्य, वो सारी चीजें वहां पर है। ठीक है, रूल ऑफ लॉ है, कानून की शासन है, ये सब चीजें प्रोसीजरल है। और ये इस चीज को अगर आप देखेंगे तो भारत की लोकतंत्र की ऊपर अगर बात किया जाए, तो भारत का बहुत सराहनीय उसकी रिपोर्ट,
उसके बारे में जो रिपोर्ट अगर तैयार किया जाए तो वो बड़ा सराहनीय रिपोर्ट बन जाएगा, क्योंकि सिर्फ इंदिरा गांधी का समय में 1975 में जो इमरजेंसी हुआ और उसी समय को छोड़कर, नेशनल इमरजेंसी जो हुआ उसी समय को छोड़कर भारत का प्रोसीजरल डेमोक्रेसी के मामला में, प्रक्रियात्मक लोकतंत्र के मामला में रिकॉर्ड बड़ा साफ है, बड़ा शानदार है। यहाँ पर लोकतंत्र ही हमेशा बना रहा। अब सभी जानते हैं भारत जब स्वतंत्र हुआ 1947, उसका बाद कई कंट्री भी हुए, पाकिस्तान भी उदाहरण है, श्रीलंका उदाहरण है, बांग्लादेश, अफ्रीका में बहुत सारी कंट्रीज भी ऐसे ही है, जो कि स्वतंत्रता के बाद आप सभी जानते हैं स्वतंत्र राष्ट्र होने का बाद वहां पर सैनिक तानाशाही शुरू हो गया, ठीक है, कहीं पर वन पार्टी रूल शुरू हो गया। तो इसीलिए लोकतंत्र का अभाव इस इलाका में पूरी तरह से आप देखा जाए तो लोकतंत्र का, अगर कहीं पर लोकतंत्र टिका रहा, चाहे वो प्रोसीजरल सेंस में क्यों ना हो, वो भारत में। लेकिन ये जो प्रक्रियात्मक लोकतंत्र है, ये लोकतंत्र का एक पहलू है, एक भाग है, आंशिक लोकतंत्र है। ये संपूर्ण लोकतंत्र इसको आप कह नहीं सकते जब तक हर व्यक्ति को लोकतंत्र की फायदा नहीं मिलेगा, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, कोई भी है, किसी कास्ट का हो, किसी धर्म का हो, किसी भाषा बोलता है, कोई किसी के क्षेत्र का हो, और सभी का साथ अगर न्याय नहीं होती है, एक न्यायपूर्ण समाज की प्रतिष्ठा नहीं होती है, सभी एक अच्छा जिंदगी अगर जी नहीं पाते, तो फिर ये प्रक्रियात्मक लोकतंत्र का क्या फायदा है? ये नाम के मात्र लोकतंत्र हो जाए। तो यही वजह है, आप देखते हैं कि 1949 में जब आपकी संविधान की कार्य जब पूर्ण हो गया, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जो ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरपर्सन रहे, और इसीलिए उनको फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, उन्होंने अपना जो इनागुरल स्पीच में जो बात रखा था, बड़ा महत्वपूर्ण बात है, और वही डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी का चर्चा को शुरू करता है। तो इसीलिए मैं आपको वहां तक ले जाता हूँ। 1949 में उनकी जो स्पीच था, उसका हिंदी में अनुवाद करके मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। उनका कहना था कि आज हम राजनीतिक क्षेत्र में एक लोकतंत्र का निर्माण तो कर दिए, बहुत सुंदर लोकतंत्र का निर्माण हमने कर दिया, क्योंकि सभी को राजनीतिक अधिकार है, सिविक राइट्स है, नागरिक अधिकार है। लेकिन ये अधिकार को, ये लोकतंत्र को राजनीतिक क्षेत्र से अगर हम सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में नहीं ले जाएंगे, तो फिर मुझे डर है कि ये जो सुंदर राजनीतिक लोकतंत्र हम बना रखे हैं, इसको जनता, जिनका ऊपर शोषण होगा, जो लोकतंत्र की फायदा जहां तक नहीं पहुंचेगा, वो इसको उखाड़ के फेंक देंगे। यानी ये जो राजनीतिक लोकतंत्र, ये टिकाऊ नहीं होगा अगर हम उसको सामाजिक आर्थिक स्तर तक नहीं ले जाते। He clearly said this, because he said that we have established democracy in the political field, in the political domain, in the political aspect. But if we do not extend this democracy from the political sphere to the social and economic sphere, I'm afraid people will demolish, will root out, will destroy this political democracy which we have so laboriously built. हम इतना कष्ट करके जो सुंदर राजनीतिक लोकतंत्र का निर्माण किए, इसको उखाड़ के फेंक देंगे वो लोग जिनको लोकतंत्र की फायदा नहीं मिलेगा। तो इसीलिए जरूरी है कि राजनीतिक क्षेत्र से लोकतंत्र को सामाजिक आर्थिक क्षेत्र तक बढ़ाया जाए। कहने का मतलब यह है कि आप सिर्फ पॉलिटिकल राइट्स, सिविक राइट्स देने से काम नहीं बनेगा, आपको सामाजिक आर्थिक अधिकार देना पड़ेगा। यानी सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में जो शोषण हो रहा है लोग के ऊपर, उसको समाप्त करना पड़ेगा। अंबेडकर का ऑब्वियसली खास करके टिप्पणी था
कि जो कास्ट के ऊपर आधारित जो अन्याय अत्याचार हो रही है भारत की समाज में, जाति के ऊपर, वर्ग के ऊपर, कुछ लोग निसहाय है, कुछ लोग का पास साधन है ही नहीं, साधन संपन्न नहीं है, द हैव नॉट्स, द पुअर, द डाउन ट्रोडन, अगर उनकी जीवन की जीने की जो अधिकार है उसको अगर आप जोरदार नहीं बनाएंगे, आप उनको अगर बहुत ताकतवर नहीं बनाएंगे ताकि वो अपना लिविंग स्टैंडर्ड को ऊपर उठा सके, एक अच्छा जिंदगी जी सके, उनको हेल्थ अधिकार, स्वास्थ्य के अधिकार अगर आप नहीं दे पाएंगे तो जीवन की अगर मूल्य उनके लिए यही रहेगा जैसे आज भी बहुत निम्न स्तर पर है, तो फिर आप इसका मतलब ये है कि आप लोकतंत्र को राजनीतिक लोकतंत्र से आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र नहीं बना पा रहे, और वो ही है तात्विक लोकतंत्र, सही लोकतंत्र। इसलिए तात्विक लोकतंत्र का मतलब है कि डेलिबरेटिव यानी विमर्शात्मक का मतलब ये है कि जब लोकतंत्र का फायदा लोगों तक पहुंचेगा, और लोकतंत्र की फायदा पहुंचाने के लिए ऑब्वियसली आपको एक कल्याणकारी राज्य का तो चाहिए, लेकिन एक कल्याणकारी राज्य किस तरीका से न्याय सभी वर्ग के लोग को दे रहा है और किस प्रकार आपकी डेमोक्रेसी को इंक्लूसिव बनाया जा रहा है, यानी सभी को साथ लेकर चलने वाली लोकतंत्र हो, सभी को आप साथ लेकर जा रहे। तो अब इसमें सभी का कुछ स्टेक है, ऐसा नहीं कि आप किसी को बात दे रहे हैं। आपकी राष्ट्रवाद की बात जब आप कर रहे हो, ये राष्ट्रवाद में सभी को समान रूप से देखा जाता है, किसी को उनका जाति, धर्म या किसी क्षेत्र को या किसी प्रजाति का साथ जोड़कर नहीं देखा जा रहा है। किसी को ये नहीं कहा जा रहा है कि नहीं आप ये नहीं कर रहे हो तो आप पाकिस्तान चले जाओ, ये बात नहीं है। लेकिन इंक्लूसिव नेशनलिज्म का मतलब सभी को साथ में, तो तभी जाके, और लोकतंत्र इसीलिए बहुत जरूरी है कि लोकतंत्र को जब तक आप उसको बहुत सशक्त नहीं बनाएंगे, विमर्शात्मक नहीं बनाएंगे, लोकतंत्र की फायदा जब सब तक नहीं पहुंचेगा तो आपकी समाज कमजोर हो जाएगी। तो इसीलिए कई बार ये बात को बहुत जरूरी है समझना कि सरकार की आलोचना करना गैर राष्ट्रवादी सोच नहीं है। आप सरकार की नीति के खिलाफ भी आप हो सकते हैं, वो जरूरी है, क्योंकि वो बात उठना जरूरी है। तभी अगर आप अलग अलग दृष्टिकोण से अगर विचार मतभेद अगर नहीं रहेगा तो एक अच्छा समाज की प्रतिष्ठा नहीं हो पाएगी। तो इसलिए डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी का मतलब है कि जो इंस्टीट्यूशंस है, जो बहुत सारी हमारी जो पब्लिक इंस्टीट्यूशंस है, उसकी जो लोकतांत्रिक गुण को हम और ज़्यादा बढ़ावा दिए, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, चाहे वो आपकी जुडिशियरी हो, आपकी मीडिया हो, सभी चीज को हमें सशक्त बनाने की जरूरत है। लोकतंत्र का कहीं भी लोकतंत्र का विनाश नहीं होना चाहिए, बल्कि हमारी समाज और ज्यादा लोकतंत्रीकरण होनी चाहिए। तो इसीलिए गांधी का भी वो जो महत्वपूर्ण बात उन्होंने रखा था, जो खास करके पंचायती राज आज भी आप देख रहे हैं कि जिस तरीका से एक जो बिल खास करके आपकी संविधान को संशोधन कर दिया गया, 73rd 74th अमेंडमेंट की बात मैं कर रहा हूँ, तो 91 92 में ये जो संशोधन की बात आप देख रहे हैं कि आपकी संघीय व्यवस्था का कि तीसरी एक चरण भी खुल गया। ठीक है, अब इसका मतलब लोकतंत्र को हम लोक तक पहुंचा रहे हैं, हम ग्रास रूट लेवल तक हम पहुंचा रहे हैं। इसीलिए ग्रास रूट लेवल की डेमोक्रेसी की बात हो रही है, पंचायत को ज्यादा सशक्त भूमिका अदा करने के लिए प्रोत्साहन दिया जा रहा है। लेकिन इसका बावजूद भी इसमें भी बहुत सारी कमियां हैं। अभी भी आप देख रहे हैं कि जिस प्रकार वहां पर पंचायत को शक्ति तो प्रदान किया गया, लेकिन उसका इस्तेमाल कौन कर रहा है? वहाँ का जो रूरल एरिया में जो खास करके जो प्रभावी वर्ग है, उच्च जाति का लोग हो सकते हैं, उच्च वर्ग का लोग हो सकता है, जो आर्थिक रूप में संपन्न लोग हो सकते हैं, और जो खास और पुरुष भी महिला के खिलाफ कई बार आप देखते हैं महिला सरपंच है, लेकिन उनका काम जो है और कोई जाके करता है, वो कि पुरुष है। ठीक है, इस तरीका से जो आप देख रहे हैं कि एक अच्छा संविधान का संशोधन होने का बावजूद भी कैसे लोकतांत्रिक संस्थाओं का किस तरीका से नष्ट किया जा रहा है और उसका फायदा लोग तक नहीं पहुंच रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली हम प्रैक्टिस और थ्योरी और प्रैक्टिस का बीच में एक बहुत बड़ा प्रभेद रख लेते हैं, और
वहाँ पर इसीलिए कहीं ना कहीं आज भी आप देखेंगे बहुत सारी स्कोप है, वहाँ पर भी हमें बहुत सारी सुधार करने की ज़रूरत है, ताकि जो लोकतंत्र वो अगर डेलिबरेटिव तभी कहा जाएगा जब हम लोकतंत्र को गांव गांव तक पहुंचाएंगे, पूरा लोकल जो ग्रास रूट लेवल में लोग के फायदा लोग जब उसमें शामिल होंगे। ये ऐसा है कि विकास एक ऐसा धारा है जिसमें सभी को शामिल होने की जरूरत है, और जब वो चीजें नीचे से ऊपर को जाएगा तभी ये ज्यादा प्रभावी होगा। एक जन आंदोलन की तरह, अगर विकास की प्रक्रिया के जन आंदोलन की तरह लोकतांत्रिक जो लोकतांत्रिकरण वो एक जन आंदोलन की तरह अगर नीचे से आएगा, तभी जाके आप एक अच्छा लोकतंत्र का निर्माण कर पाएंगे। और इसको थोड़ा सा आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ भी जोड़ने के प्रयत्न करेंगे। डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी को सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी पर्यावरण, पर्यावरण की देखरेख, पर्यावरण को किस तरीका से ऐसे एक डेवलपमेंट मॉडल रखा जाए जिसमें सभी को आप साथ कर रहे हैं, खास करके महिलाओं को, और उसके साथ साथ आप देख रहे हैं पर्यावरण का भी देखभाल हो रहा है, ताकि आपकी विकास जो है वो विनाश ना हो। विकास अगर विनाश हो गया तो फिर किसी को कोई नहीं रहेगा। आज आप देख रहे हैं कि कोरोना वायरस की जो कहर जो अभी, उसमें कहीं ना कहीं ये भी बात करना आप लोग शुरू कर दे कि कहीं ना कहीं प्रकृति का जिस तरीका से दोहन हो रहा है, जिस तरीका से हम उसका ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, वो हो सकता है हम हमें इससे बहुत बड़ा शिक्षा हम ले सकते हैं। वो एक उचित शिक्षा होगी कि हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ ध्यान दें, क्योंकि हर चीज़ों को, इसीलिए मैं जब डेमोक्रेसी की बात करूंगा तो डेमोक्रेसी का बात, डेमोक्रेसी को सस्टेनेबल डेमोक्रेसी करने के लिए आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी पर्यावरण का देख रेख भी ध्यान देने की जरूरत है। तो इसीलिए एक जेंडर सेंसिटिव और एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट मॉडल आपको चाहिए, जिसके माध्यम से आप डेमोक्रेसी का सही फल सभी तक आप पहुंचाने के लिए काबिल हो पाएंगे, समर्थ हो पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आज हम, मुझे नहीं लगता है कि समय अब बहुत ज़्यादा कम रह गया बेटे, तो अब इसको सिद्ध नहीं हो पाएगा, लेकिन कल के लिए आप थोड़ा सा इसके ऊपर थोड़ा सा सोच लेना, क्वेश्चन को थोड़ा पढ़ लेना और समझ लेना। और अभी भी अगर हिंदी में कोई क्वेश्चन समझने में किसी को अगर कोई प्रॉब्लम हुआ तो वो अगर चैट बॉक्स में मेरे ख्याल में आप लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा हमारा जो पब्लिशर जो जो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जो हमारी मदद कर रहे हैं, जो ऑफिसर लोग हैं, तो हमारे मदद करेंगे अगर किसी तरीका से, अगर आपका किसी का कोई क्वेरीज है ये सवाल के बारे में, ताकि आप इस सवाल को और थोड़ा ध्यान से पढ़ के और उसमें क्वेश्चन एक मन में रख के आप आएंगे तो इसको और हम आपकी दृष्टिकोण से भी फिर चर्चा हो पाएगी। और क्योंकि देखो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है, बहुत ज़रूरी हो जाता है कि क्वेश्चन की आंसर देने का जो तरीका आपका क्या है। कई बार आप जो क्वेश्चन का आंसर देने का समय में, प्लीज रिमेम्बर, आपको ये पता होना चाहिए कि आपको लिखना क्या है, लेकिन उसके साथ साथ ये भी पता होना चाहिए क्या नहीं लिखना है। शायद वो ज्यादा जरूरी है, क्योंकि नहीं तो इतना इरेलीवेंट हो जाते हैं बच्चे। क्वेश्चन पूछा गया है कुछ और जवाब देना शुरू कर देते। तो इसलिए क्वेश्चन को सही तरह से समझना, उसका आंसर क्या है, क्या पूछना चाह रहे हैं, और हमें कैसे नियंत्रित रूप में व्यवस्थित होकर उस जवाब को लिखना है, अच्छी तरीका से लिखना है, उसके सभी पहलू को ध्यान में रख के लिखना है। हाँ, हमें इरेलीवेंट नहीं होना है। तो इसीलिए जरूरी है क्या नहीं लिखना है जानना। तो इसीलिए आप क्वेश्चन के हिसाब से आप थोड़ा सा इसको ध्यान से ये बात को माइंड में रखिए, इसको क्वेश्चन को। इसीलिए आप अभी लिख लिए होंगे मेरे ख्याल में, ये जो ब्रेक दिया गया था। और इसमें अगर अभी भी किसी को कुछ भी पूछना है, आप उसको चैट बॉक्स में लिख सकते हो, मैं पढ़ के फिर आपको उस तरीके से समझा दूंगा। अगर हिंदी में कहीं कुछ कमी रह गया तो उसको हम सुधार लेंगे। और एक बार ये चीज़ें हो गया तो आप नेक्स्ट क्लास में, कल मैं आपको कोशिश करूँगा कुछ PDF फाइल भी शेयर करने के लिए, और ये भी कोशिश मेरा होगा कि और जो क्वेश्चन है उसको भी
ढंग से आपको थोड़ा समझाना और आपके साथ फिर थोड़ा सा एक संवाद कैसे हो पाएगा। मैं प्रोड्यूसर साहब से बात करूँगा कि किस तरीक़ा से आपके साथ एक इंटरैक्टिव सेशन रखा जा सकता है, ताकि आप अगर कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन होती है आप पूछेंगे तो उसका भी जवाब उसी तरीक़ा से दिया जा सकता है। तो मैं आपको थोड़ा सा मैं रुक जाता हूं ताकि आप अगर कुछ पूछेंगे तो मुझे पता चल जाएगा। इसका मतलब आप लोग के हिंदी में ठीक तरीका से लिख लिए। जब मैं हिंदी में बोल रहा था क्वेश्चन का आंसर, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं उम्मीद रखूंगा कि आप कल कम से कम इस विषय के ऊपर थोड़ा सोच कर कुछ क्वेश्चन आंसर भी अगर हो सके, आपका स्पेसिफिक कुछ अगर प्रॉब्लम है, कहीं पर समझ में नहीं आ रहा है, ये बात को भी लेने की ज़रूरत है। कल के लिए हम जो क्वेश्चन रखेंगे वो है कल और थोड़ा, क्योंकि आज जो शुरुआत था तो इसीलिए कल थोड़ा और तेज़ी से चीज़ें आगे चलेगा। इसमें क्रिटिकली एग्जामिन द यूनिवर्सलिटी ऑफ राइट्स की अधिकार की सार्वभौमिकता के ऊपर जो आलोचनात्मक परीक्षण है, और क्या मानव अधिकार सार्वभौम है, इसके बारे में चर्चा, क्योंकि ये एक बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। और इसीलिए ये क्वेश्चन को कल रखेंगे। और जो 3 जनरेशन ऑफ राइट्स है, पहला, सेकंड, थर्ड, आजकल तो 4th जनरेशन ऑफ राइट्स के बारे में भी बातचीत होना शुरू हो गया, तो ये भी कल रखेंगे। और रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस का ऊपर भी थोड़ा सा चर्चा रखेंगे। रॉल्स थ्योरी ऑफ ग्लोबल जस्टिस, रॉल्स में 2 सवाल है, इसको ध्यान रखिएगा। एक थ्योरी ऑफ जस्टिस जो कि राष्ट्रीय स्तर पर है, और एक ग्लोबल जस्टिस यानी वैश्विक न्याय के एक सिद्धांत है। ये दोनों अगर चीजें आप करके जाएंगे तो आपको एक सवाल तो पक्का मिलेगा ही मिलेगा, हालांकि 2 भी मिल सकता है। और जो लिबर्टी का जो चैप्टर है, जो पहले ही आपको पढ़ाया गया था, तो उसका है नेगेटिव व्यू ऑफ लिबर्टी, वो ईसा बर्लिन का। क्योंकि ईसा बर्लिन, जो से मैंने आपको बताया था कि वो एक नकारात्मक स्वतंत्रता में विश्वास करने वाली व्यक्ति है, क्योंकि वो खास करके उनको लिबर्टेरियन कहा जाता है, स्वच्छातंत्रवादी। और ये स्वच्छातंत्रवादी हमेशा लिबर्टी का नकारात्मक पक्ष को ज़्यादा फोकस करते हैं। उनका कहना है कि राजनीति विज्ञान में राज्य को सिर्फ नकारात्मक स्वतंत्रता राज्य दे सकता है। जहाँ तक सकारात्मक स्वतंत्रता की बात है, वो व्यक्ति का व्यक्ति खुद अपनी उनकी सामर्थ्य के ऊपर निर्भर करता है कि वो सकारात्मक रूप में किस तरीका से स्वतंत्रता का इस्तेमाल कर सकता है। इसीलिए सकारात्मक स्वतंत्रता व्यक्ति का अपनी देन है, अपनी शक्ति का ऊपर निर्भर करता है, तो उसकी कैपेसिटी का ऊपर निर्भर करता है, ठीक है। और उसमें राज्य कुछ नहीं कर सकता है। राज्य तो सिर्फ आपको नकारात्मक स्वतंत्रता दे सकता है। ये जो बात कहाँ तक तो ये सही है, कहाँ गलत है, कहाँ वो एक खास करके ग्लोबलाइजिंग सोसाइटी, लिबरलाइजेशन के फेवर में बात करने का समय में, मार्केट की फेवर में बात करने का समय में, कैसे वो स्वतंत्रता का जो पॉजिटिव एस्पेक्ट है उसको भूल रहे हैं, उस चीज को ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। और किस प्रकार कैसे एक समाज में न्याय की जरूरत है, सभी की कल्याण की जरूरत है, और इसके लिए पॉजिटिव लिबर्टी होना बहुत जरूरी है। उसमें राज्य का कितना महत्वपूर्ण भूमिका है, इस बात को कहीं ना कहीं वो इग्नोर करने की कोशिश कर रहे थे। और जो अन्याय अत्याचार है, जो उसके ढांचा के ऊपर भी कहीं ना कहीं एक पर्दा डालने की कोशिश कर रहे थे। तो उस चीज को हमें क्रिटिकली इसीलिए एनालाइज करने की जरूरत है। और उसी तरह से लिबर्टी एंड इक्वालिटी आर नॉट एंटागोनिस्टिक, बट दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, यानी दोनों किस तरीका से एक दूसरे की साथ मिलजुल कर ही, आप दो, जैसे एक कॉइन का 2 साइड होता है, उसी तरीका से ये दोनों को ही मजबूत बनाते हैं। एक के बिना दूसरे के बारे में आप सोच ही नहीं सकते, ये बात भी होगा। इसी में पूरी तरह से आप देखेंगे जो कॉन्सेप्ट वाला हिस्सा है, इसमें पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। राइट से लेकर रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस, ग्लोबल जस्टिस, लिबर्टी ईसा बर्लिन का, और लिबर्टी इक्वालिटी, इसमें ये पूरा जो कॉन्सेप्ट वाला हिस्सा जो है ये पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और उसके अलावा
और जो बातें कुछ आज हुआ है वो इम्पोर्टेंट है ही, और उसकी साथ साथ हम और जैसे डिबेट के ऊपर भी कल ध्यान देंगे, और खास करके डिबेट के ऊपर जैसे मैं कोशिश करूंगा आज ही आपका पीडीएफ फाइल कुछ बना लूंगा और प्रोड्यूसर साहब से बात करके उसको शेयर कर लेंगे, ताकि आपको जो लाइब्रेरी में अभी मटेरियल्स नहीं मिल पा रहा होगा तो एग्ज़ाम टाइम में आपको सही तरह से कुछ मैटर आपको लिए मिल जाएगा। और ये इसीलिए आप ज़्यादा उसको कनेक्ट भी कर पाएंगे, क्योंकि मैं खुद लिखा हूँ 5 आर्टिकल उस किताब में, तो ऑब्वियसली मैं ही उसको जब समझाऊंगा आपको तो आप ज़्यादा मेरे ख्याल में कनेक्ट कर पाएंगे। तो कनेक्टिविटी इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू एंड यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली। ठीक है, तो इसीलिए आज मैं इस मीटिंग को यहीं समाप्त करना चाहूँगा, तो ताकि हम कल फिर ये जो बाकी जो क्वेश्चन है उसको भी बात करेंगे, और भी कुछ मटेरियल्स की भी बात करेंगे। ठीक है, और भी कुछ जो चीज़ें रह जाएगा तो लास्ट डे में भी हम उसको खास करके आपकी तरफ से अगर और कुछ आवश्यकताएं आप महसूस करेंगे और खुद आप कुछ अगर सुझाव देंगे कि कुछ चीज़ें और किसी तरीके से होना चाहिए, आपकी क्या कहाँ पर कमी रह रहा है, उस बात को भी देखना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए इंटरेक्शन भी बहुत ज़रूरी है, और आप खुद कुछ चीज़ें आप चैट बॉक्स में लिख के या जैसे ये सॉफ्टवेयर के माध्यम से जो संभव है उसके माध्यम से आप लोग मेरा साथ भी थोड़ा इंटरेक्शन करना बहुत ज़रूरी होगा। थैंक यू वेरी मच।